और उनसे जो कप्तानी ली गई, कप्तानी छोड़ी उन्होंने, वो विराट कोहली नज़र नहीं आया जो लगता था कि सचिन तेंदुलकर के सारे रिकॉर्ड्स वो तोड़ दें। देखिए, कोहली और शास्त्री दोनों का जो थिंकिंग थी ना, माइंडसेट था, वो था कि जीतना है। यही धोनी के समय में उतना नहीं था। जो बदलाव देखा वो विराट कोहली और रवि शास्त्री के ही कार्यकाल से शुरू हुआ था। गेम की समझ की अगर बात करते तो धोनी से ज़्यादा समझ किसी को नहीं। तो रोहित शर्मा फिटनेस उतने फिट तो है नहीं, उन्होंने कई बार इसीलिए मना किया था, पर उन्होंने टीम में नहीं रखा गया था, यो टेस्ट नहीं पास किए थे। लेकिन उसका जो लेवल विराट कोहली का बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। उस लेवल तक पहुंचना हर खिलाड़ी के बस की बात है। रोहित शर्मा की कई बार आलोचना में लोग करते हैं कि पेट निकला हुआ है और बड़ा पाव। सबसे बड़ा एग्जाम्पल था संजू सैमसन ने, जिन पर कभी BCCI या सेलेक्टर ने कभी फेथ ट्रस्ट नहीं किया। उनको तो ये होता है कि अगले मैच में खेल पाऊंगा कि नहीं। अगर विराट कोहली एक अकेले फिगर बनेंगे वहाँ पर तो वो ईगो बैटल्स होंगे। मेरे ख्याल से गांगुली रोहित शर्मा को कप्तान चाहते थे। मैंने वो मूवी में बहुत फेमस सीन देखा है धोनी की, कि जब गांगुली कॉल पे होते हैं और उनसे पूछा था कि दिनेश कार्तिक या MS धोनी, वो कहते हैं धोनी को ट्राई करते हैं। तो हर दौर में किसी न किसी को सफ़र करना पड़ा है। उन्होंने खुद अपने मन से छोड़ी है, ये उनको T20 कप्तानी छुड़वाई है। लेकिन माहौल ही ऐसा बना दिया गया था ना, उन्हें कप्तानी छोड़नी पड़ी। इसमें से आपको क्या लगता है गांगुली का कितना बड़ा हाथ था एज अ प्रेसिडेंट? आज का एपिसोड एक बहुत ही चिल बट एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन होने वाला है हमारे इस जनरेशन के इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन्स के बारे में। विराट कोहली होंगे, धोनी होते हैं, अभी रोहित शर्मा चल रहे हैं। ये वो सारे कैप्टन जो ने 21st सेंचुरी में हमारी जनरेशन को एक मार्क बनाया है। आई थिंक इनके कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल एरास की बातें करनी है हम लोगों को। विराट कोहली का रवि शास्त्री के साथ जो एरा था उसमें क्या अच्छी चीजें थी, क्या बेकार चीजें थी, बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कशन करने का ट्राई करा है। MS धोनी की बात अगर हम लोग करें तो भाई टेस्ट में क्या उतने सक्सेसफुल थे, ओडे से बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन क्या T20 वर्ल्ड कप्स में इवन एज अ मेंटोर क्या सक्सेसफुल थे? दोनों चीजें डिस्कस करनी है। रोहित शर्मा का जो लीडरशिप स्टाइल है उसकी तारीफें बहुत हैं, बट क्या उससे कोई ड्रॉबैक्स भी हैं? क्या वो विराट कोहली के बाद इंटेंसिटी में ड्रॉप देखने को मिला हमें टीम में? ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ अभी जो करंट जनरेशन के प्लेयर्स आ रहे हैं, पृथ्वी शॉ, यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, IPL की थोड़ी बातें होंगी। काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर करने हैं आज, और इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए एक सीजन्ड जर्नलिस्ट की जरूरत पड़ती है, एक सीजन मीडिया प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। टुडे वी हैव मिस्टर संजय किशोर विद अस। जैसे तुमने कहा कि सीजन मीडिया प्रोफेशनल, एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, बट ऑल्सो ही इज करंटली एसोसिएटेड विद लखनऊ सुपर जायंट्स। तो एक वहाँ से भी हमें एक पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा उनका। इवन गाइज लाइक जैसे तुमने करंट सुपरस्टार्स की बात करी, जायसवाल, शॉ, इवन KL राहुल की हम लोग बात करेंगे, एंड उनका करियर कैसे पैन आउट हो रहा है, क्या उनके फ्लॉज रहे हैं, क्या उनकी अच्छाइयाँ रही हैं जिसके चलते उन्हें इतने चांसेस मिलते हैं। इन सबको हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले, लाइक ऑलवेज, इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसको भी ज्वाइन करिए। आराम से बैठिए, एंजॉय करिए इस इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन स्पेशल को। सर सबसे पहले तो मुझे जो बात करनी थी, क्योंकि हम लोग अभी सब 20s में हमारे, तो सर हम लोग के जो जनरेशन के जितने भी लोग हैं ना हमारे साथ के, उनको यूजुअली विराट कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, इनके बारे में ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, कपिल देव, इनके बारे में थोड़ा सा कम ही बातें होती है। तो सर स्टार्ट मुझे करना था विराट कोहली से, ठीक है? विराट कोहली सर अभी एक बहुत ही अलग फेज ऑफ लाइफ में चल रहे हैं। अभी उनका जो बैटिंग हो रही है, कप्तानी नहीं है, बहुत पीस पे है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। पर सर एक टाइम था जब वो कप्तान थे और ऐसा लगता था कि जब भी बैटिंग करने के लिए उतरेंगे तो 100 ही आने वाली है। और उसमें सर उनके साथ एक बहुत बड़ा रीज़न थे रवि शास्त्री। सर उस एरा के बारे में कुछ कहानियां सर मैं सुनना चाहता हूँ। और पता है सर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम ना जो भी गेस्ट आते हैं सबसे ना कई बार सेम चीज़ें पूछते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ आते हो ना कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। तो मुझे भी सर जो ही पता होगा, मुझे को जो पता होगा हम लोग शेयर करेंगे। बस सर आप थोड़ा सा बताइए उस एरा के बारे में। ये जो 16, 17, 18 का जो एरा था ना, क्या ये सक्सेसफुल था या फिर लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं इसको? मेरे ख्याल से बहुत सक्सेसफुल था। आपको ऑस्ट्रेलिया में पहली बार श्रृंखला जीता है भारत ने, विराट कोहली थे उसमें टॉप पर थे। साल 20 तक तो वो लगता था कि हर तीसरे मैच में शतक बना रहे, पीक पर थे।
लेकिन फिर कोरोना के टाइम में उनके साथ क्या हुआ, उसके बाद जो रवि शास्त्री के साथ उनका जो बॉन्डिंग टूटी, बॉन्डिंग नहीं टूटी, मतलब रवि शास्त्री को जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उसके बाद जो विराट कोहली का उतार शुरू हो गया। 20 तक तो बिल्कुल टॉप पर थे, किसको भी मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो दोनों के बीच में जो साझेदारी टूटी, उसके बाद उनका ढलान शुरू हुआ। और ढलान में भी आप कह सकते हैं कि कुछ उनसे जो कप्तानी ली गई, कप्तानी छोड़ी उन्होंने रवि शास्त्री के जाने के बाद, उसके बाद वो विराट कोहली नज़र नहीं आया जो लगता था कि सचिन तेंदुलकर के सारे रिकॉर्ड्स वो तोड़ देंगे जी। और सचिन ने खुद भी कहा था, आपको याद होगा अंबानी के घर में जो फंक्शन था, सलमान खान थे वहाँ पे, बिल्कुल सलमान ने जो पूछा था कि कौन उनका रिकॉर्ड तोड़ सकता था, 2 नाम बताए थे, रोहित शर्मा का और विराट कोहली का। तो विराट कोहली तो करीब करीब पहुंच ही गए थे। सबसे तेज 8,000, 9,000, 10,000 जो रन बनाए, और मुझे भी कई बार लगता था कि सचिन को रिकॉर्ड को वो तोड़ देंगे, सचिन से आगे निकल जाएंगे, मैं सोचता था ओडीआईज में ना स्पेसिफिक। हाँ, ओडीआईज में स्पेसिफिकली। और सचिन जैसे महान तो नहीं बन सकते, लेकिन वो रिकॉर्ड के मामले में मुझे लगता था कि विराट कोहली उनसे आगे निकल जाएंगे। सर आपने इतने 2-3 इंटरेस्टिंग टेंजेंट्स दी ना बात करने के लिए, जरा इनको ब्रेक डाउन करते हैं। बट हम और कुछ मतलब आई थिंक सम पीपल वुड आर्ग्यू दैट ही हैज ऑलरेडी सरपास सचिन इन द ओडीआई फॉर्मेट एटलीस्ट। बाकी टेस्ट में काफ़ी लोग डिबेट कर सकते हैं, आई डोंट थिंक विराट कोहली फैंस खुद भी डिबेट करेंगे उस चीज़ को, गिवन उनका फॉर्म कैसा चल रहा है। T20 इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। सचिन ने खुद खेला नहीं है कभी T20s। सर आई वांटेड टू नो, जैसे आपने 2003 का वर्ल्ड कप कवर करा था, तो आप उस एरा से क्रिकेट देखते हुए आ रहे हैं जहाँ पे ओवरसीज जाके जीतना बहुत बड़ी बात थी इंडिया के लिए। तो जब रवि शास्त्री और विराट कोहली जैसी पर्सनालिटीज आती हैं एंड वो बाहर जाके हमें जीतना सिखाते हैं, 2018 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाके जीतते हैं पहली बार अपनी हिस्ट्री में, वो चीज़ कैसी थी सर? एंड व्हाई डू यू थिंक कि ये कोहली और शास्त्री की अंडर ही हुई चीज़? देखिए, कोहली और शास्त्री दोनों का जो थिंकिंग थी ना, माइंडसेट था, वो था कि जीतना है, रिस्क नहीं लेना कि मैच ड्रॉ कराया जाए। उनकी थिंकिंग में थे कि मैच जीत कर ही आना है। तो ये जो किलिंग इंस्टिंक्ट थी ना, वो मैं तो कहूँगा महेंद्र सिंह धोनी के कार्यकाल में भी, महेंद्र सिंह धोनी के भी जहन में उतनी नहीं थी, वो भी कई बार ड्रॉ के लिए खेलते थे। लेकिन इन दोनों की थिंकिंग यही थी कि जाकर जीतना ही है, भले ही जीतने की कोशिश करनी है, उसमें हार भी जाए तो कोई बात नहीं। तो ये बदलाव शुरू हुआ। और दूसरी बात, हम हमेशा से भारतीय क्रिकेट स्पिनर्स पर निर्भर रहा है। कभी भी अब बाहर भी जाते थे तो स्पिनर को ही प्राथमिकता देते थे। हालांकि उनके पिचेस के अनुसार हम बॉलर्स लेकर नहीं जाते थे, लेकिन इनके एरा में हुआ कि मोहम्मद शमी, बुमराह जैसे प्लेयर आए, ईशांत शर्मा थे, तो इन लोगों ने वहाँ के पिचेस का पूरा फ़ायदा उठाया और वहाँ पर जाकर उन्होंने जीतना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया में अगर देखें तो बॉलर्स के काफ़ी योगदान रहा है जीतने में। और मैं एक बार सुनील गावस्कर से बात कर रहा था, हमारे गेस्ट थे जब मैं NDTV में था, तो उनका कहना था कि मैचेस जो जिताते हैं बॉलर्स जिताते हैं, बैट्समैन का योगदान रहता है। ये तो नहीं कह सकते कि एक ही प्लेयर, एक ही चाहे बॉलर जिताता है या बैट्समैन जिताता है, लेकिन अगर बॉलर परफॉर्म करता है तब टीम जीतती है जी, जीतने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये बदलाव देखने को मिला। एग्रेसिव क्रिकेट उन्होंने खेला, जीतने के लिए क्रिकेट खेला, इसलिए विदेशी पिचेज पर जीतना शुरू हुआ भारतीय टीम का। सर पता है, मैं इसमें चाहता हूँ कि ना, जब हम इन दोनों की बातें कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस को इस एरा के, जो ये 2014 में शुरू हुआ था जब कोहली और रवि शास्त्री साथ में आए थे एज अ कैप्टन कोच टू, वहाँ से लेके जब 20-21 तक चला है, इसकी अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को न्यूट्रल तरीके से हम एकदम कवर करते हैं, ठीक है। और अभी आपने सर इतनी पॉजिटिव एक चीज़ बोली, तो मैं पहले अच्छाइयों को कवर करना चाहता हूँ। सर क्या ये एक कोइंसिडेंस है कि जब कोहली और शास्त्री का एरा शुरू हुआ था तब इंडियन फास्ट बॉलर्स का जो प्रोडक्शन था और जिस लेवल पे वो अचीवमेंट्स दिखा रहे थे वो कोइंसाइड कर गया? क्योंकि पता है, लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं, सर आप बेटर जानेंगे इस बात को, 2015 का जो वर्ल्ड कप था धोनी का, उसमें भी उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी जैसे लोग निकल के आए थे, मोहित शर्मा निकल के आए थे। और मुझे सर स्पेसिफिकली याद है, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पर जब उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी एक ODI खेल रहे थे घर पे, एक बायलैटरल सीरीज थी, और मैंने तब सुनील गावस्कर को कमेंट्री करते हुए सुना था कि देखो ये हमारे अगले 10 साल के पेस बैटरी आ रही है जो कि सब 140 किलोमीटर पर आवर से ऊपर डाल सकते हैं। जिनको नहीं पता, भुवनेश्वर कुमार भी एक टाइम पे 140 टच करने लग गए थे। सर ये चीज़ क्या धोनी ने शुरू करी थी या फिर ये विराट कोहली के अंडर ही आई है एक्चुअली में?
देखिए धोनी के कार्य समय में ही शुरू हो गया था कह सकते हैं, लेकिन जो विराट ने इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया कह सकते हैं। विराट और रवि शास्त्री के कार्यकाल में समय में इम्प्लीमेंट हुआ। और थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो ऑस्ट्रेलिया के पिचेज हैं अब जाके थोड़ी बहुत धीमी हो गई, उतनी नहीं थी जी। पहले जो हुआ करता था वॉका के पिच वगैरह, तो वो उतनी धीमी उतनी तेज नहीं है अब कालांतर में समय के अनुसार धीमी पड़ी है। तो पिचेज में भी बदलाव हुआ है, ये भी मानना पड़ेगा। और स्विंग सीम का जो डेवलप किया है भारतीय बॉलर्स ने, वो काफ़ी काम आ रहा है विदेशी पिचेज पे। साउथ अफ्रीका हो गया या फिर वेस्ट इंडीज हो गया, ऑस्ट्रेलिया तो है ही, इंग्लैंड में हम कितनी बुरी तरह हारते थे, लेकिन वहाँ के पिचेज पे सीम काफ़ी कारगर रहती है। ऑस्ट्रेलिया में उछाल रहता है, उसके अनुसार बॉलर हमारे खुद को अडेप्ट कर रहे हैं। और बॉलर्स के लॉन्ग टर्म टिकने का ये भी है क्योंकि अब टीम में बहुत सारे साइंटिफिक बदलाव आ गए हैं उसको असिस्ट करने के लिए, उनको यूज करने के लिए, कब बॉलर्स को यूज करना है, कब उन्हें आराम देना है, ये सब रणनीति बीसीसीआई ने धीरे धीरे लागू की। ऐसा नहीं कि लगातार बॉलिंग किए जा रहे हैं, फिर वो फिट नहीं होते हैं, घायल हो जाते हैं या अनफिट हो जाते हैं। वो तो सिर्फ बुमराह के साथ ही हुआ है, वो भी सारे दुनिया के सारे तेज गेंदबाजों के सामने होता है, क्योंकि बुमराह का जो एक्शन है ना उसमें बिल्कुल डिफरेंट है जी। स्विफ्ट वो एक्शन होती है, जैसे विराट वकार यूनुस का हुआ करता था या फिर अकरम का हुआ करता था, उसमें स्विफ्टनेस ज़्यादा थी, इसमें ताकत मेरे ख्याल से लगाते हैं, ये रिदम कम है और ब्रूट फोर्स जो होता है ना लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल, तो उसमें ताकत लगाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उस ताकत को ट्रांसफ़र होता है बॉडी पे, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बॉलर को उठाना पड़ता है। तो स्विफ्टनेस उनमें कमी है, ताकत है, ब्रूट पावर है वो, जैसा कि अपने आप में अलग ही टैलेंट है। आई थिंक टेस्ट में तो स्पेसिफिकली मतलब अगर मैं अपने ओपिनियन से बोलूँ कि रवि शास्त्री और विराट कोहली क्यों इतने सक्सेसफुल थे, जो हमने अभी भी देखा रोहित शर्मा के अंडर एंड गौतम गंभीर के अंडर, कि आप ऑलराउंडर्स बहुत सारे लेके जा रहे हो ताकि आप अपनी बैटिंग को थोड़ा एक्सटेंड कर सको, क्योंकि बैटर्स आउट ऑफ फॉर्म है तो आप थोड़ा मेकअप कर सको उसके लिए। विराट कोहली रवि शास्त्री का फिक्स था कि 5 तो प्रॉपर बॉलर लेके जाने, क्योंकि हमें 20 विकेट उखाड़नी है। उसके बाद बैटर्स आउट ऑफ फॉर्म हो तो भी हम देख लेंगे कितने रन बना सकते हैं मिलके, बट बॉलर्स हमें चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकली आई थिंक इन टेस्ट क्रिकेट उसमें तो आपको बॉलर्स ही गेम जिताते हैं और बैट्समैन का रोल रहता है डेफिनेटली, बट बॉलर्स विल टेक 20 विकेट्स एंड तभी आप जीत सकते हो। तो यही धोनी के समय में उतना नहीं था, 5 बॉलर्स को लेके खेलने का जो बदलाव देखा वो विराट कोहली और रवि शास्त्री के ही कार्यकाल से शुरू हुआ था। तो ये लोग एग्रेसिव क्रिकेट तो धोनी में खेलते थे, एग्रेशन भले ही उनका फील्ड पर नज़र नहीं आता हो, लेकिन माइंड में उनके एग्रेशन होता था, जो प्रेशर होता था प्लेयर्स के वो अपने ऊपर ले लेते थे, तो बाकी जो प्लेयर होते थे उन पर दबाव नहीं होता था, वो खुलकर खेलते थे। विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो या गंभीर हो, उनके ही समय में खुलकर खेले हैं और कर सकते हैं नर्चर भी किया उन्होंने। विराट कोहली रोहित शर्मा को एक तरह से आगे भी बढ़ाया, बुमराह हो गए, इन लोगों को धोनी के समय से ही धीरे धीरे उन्होंने बनना शुरू किया। और समय आया तो धोनी ने देर नहीं लगाई, सीधे कमान उन्होंने विराट कोहली को दे दी। जब लगा कि वो तैयार हैं और जब लगा कि वो आगे नहीं कर सकते तुरंत उन्होंने कमान दे दी। सर पता है एक ही मेरे दिमाग में अभी भी क्वेश्चन आया ये कि सौरव गांगुली थे, वो ऐसा माना जाता है, आपको सब बेहतर पता होगा, कि एटलीस्ट 21st सेंचुरी के वो पहले कप्तान थे इंडिया के जो कि बहुत अग्रेसिव होते थे, जो कि कहते थे कि हम बाहर जाके भी जीतना सीखेंगे। फिर सर एक छोटा सा फेज आया जहाँ पे 2-3 कप्तान थे, राहुल द्रविड़ आए थे, अनिल कुंबले आए थे, एक वो ट्रांजिशनरी फेज था, पर जो नेक्स्ट मेन कप्तान थे वो थे धोनी और उनके बाद फिर विराट कोहली। तो सौरव गांगुली एक बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच रखने वाले कप्तान है, विराट कोहली एक अग्रेसिव अप्रोच रखने वाले कप्तान है। बीच में जब धोनी आते हैं, ये मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ रवि शास्त्री के एरा से, लेकिन मैं इसके पीछे का ओरिजिनेशन जानना चाहता हूँ कि आपको सर क्या लगता है MS धोनी, क्योंकि बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं कि डिफेंसिव थे कहीं ना कहीं वो टेस्ट मैचेस में, जैसे आपने भी कहा कि कई बार ड्रॉ के लिए भी खेलते थे। मैंने ये भी सर कई लोगों से सुना है कि उनको टेस्ट क्रिकेट खेलना इतना पसंद भी नहीं था, उनका मेन जो प्यार था वो था ODI और T20 से। क्या सर आपको ऐसा लगता है कि हमने जो लेगेसी शुरू करी थी, अगर वो धोनी के अंडर भी थोड़ी अग्रेसिव कप्तानी देखने को मिलती तो क्या हम लोग और जल्दी रिजल्ट्स निकालना शुरू कर देते? क्यों वो डिफेंसिव कप्तानी करते होंगे, मैं साइकी जानना चाह रहा हूँ कि क्या होता होगा। देखिए धोनी जब आए थे तो जो 4-5 प्लेयर थे हमारे, वो उनका समय खत्म हो रहा था। सचिन हो गए, राहुल हो गए, सौरव गांगुली हो गए, ये सब प्लेयर जा रहे थे, टीम ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही थी, उन्हें टीम बनाना था, तो इसलिए शुरू से भी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो सकते थे।
विराट कोहली भी आपको याद होगा 2008 का अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आए थे, उनको टीम में लिया गया था, तो वो थोड़े दिनों के लिए भटक गए थे। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि गेम से थोड़ा भटक गए थे वो। भटक गए थे इन द सेंस, अच्छा ओके, गेम से भटक गए थे और जो उनका फोकस था वो कहीं और शिफ्ट हो रहा था। जैसे नेम एंड फेम एक बार आ जाता है, उम्र कम थी लेकिन जल्दी उन्होंने संभाल लिया। पृथ्वी शॉ वो नहीं कर पाए जी, तो उन्होंने संभाल लिया। तो इस दौर की टीम को वो बना रहे थे मैं धोनी, तो इस दौर में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता था। टीम जब बन रही हो, प्लेयर जब इवॉल्व हो रहे हों, तो उसका थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन ये हम उतने एग्रेसिव नहीं थे विराट कोहली के कप्तानी की तुलना करें तो उतने एग्रेसिव नहीं थे। कई बार डिफेंसिव उन्होंने फैसले लिए थे। फोर्थ इनिंग में जिस तरह विराट कोहली जाकर बोलते थे कि जीतना ही है भले ही विकेट चला जाए जी, वो धोनी ने कई बार नहीं किया और डिक्लेयर भी बहुत देर से करते थे। तो मेरे ख्याल से तो ये क्योंकि टीम इवॉल्व हो रही थी, प्लेयर इवॉल्व हो रहे थे, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं दिखलाया। सर मतलब धोनी के बारे में अलग से अभी आगे बातें करेंगे, पर मैं एक बेसिक क्वेश्चन पहले चाहता हूँ ऑडियंस का आंसर करे। जब हम ये कहते हैं कि विराट कोहली एक अग्रेसिव कप्तान है, इसका क्या मतलब होता है? अग्रेसिव कप्तान होने का क्या मतलब है? क्या करते हैं अग्रेसिव कप्तान? एग्रेसिव कप्तान गेम में एग्रेसिव होना चाहिए। कब बॉलर को चेंज करना है, कब स्पिनर्स को लगाना है, कब फास्ट बॉलर को लगाना है, कब पारी डिक्लेयर करनी है। सबसे बड़ी तो ये बात है कि पारी डिक्लेयर करनी है। चौथे इनिंग में अगर 300 का स्कोर टारगेट है तो उसको पीछा करना है कि नहीं करना है, उसको डिफेंसिव आगे बढ़ना है या फिर उसको लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करना है। अटैकिंग फील्ड लगाना सबसे बड़ी बात। तो ये सब फील्डिंग, अगर गेम की समझ की अगर बात करते तो धोनी से ज़्यादा समझ किसी को नहीं। आप एग्रेशन अगर आप बात करते हैं तो वो भी एक एग्रेशन है। किस तरह से उन्होंने फील्ड सेट किया, किस तरह से बॉलर को इंस्ट्रक्ट किया, किस तरह के गेंद डाल, तो ये सब गेम को जो रीड करने की बात है ना, उससे धोनी से बेहतर आज तक भारतीय, मेरे ख्याल से जो मॉडर्न क्रिकेट की बात है उसमें सबसे ज़्यादा धोनी का ही दिमाग था। विराट कोहली का एग्रेशन हर जगह एग्रेसिव हो, चाहे वो ग्राउंड पर किसी से लड़ना हो, किसी का जवाब देना हो, तुरंत जवाब देते हैं वो। इंतजार करते हैं मौके। आपको साउथ अफ्रीका में याद होगा किस तरह से उन्होंने स्टंप माइक बनाकर अंपायर को लताड़ा था। तो उनका ऑल एंड ऑल एग्रेशन है विराट कोहली का। और कई लोग कहते हैं कि एग्रेशन से आपका गेम बिगड़ सकता है, लेकिन विराट कोहली के साथ उल्टा है। जितने एग्रेसिव होते हैं उतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हो। ये कई जानकार भी कह चुके हैं। मेरा भी ये रीड यही है कि जितना एग्रेशन वो दिखलाते हैं ग्राउंड पे ना, वो ट्रांसमिट हो जाता है उनके बैटिंग में, तो वो उल्टा असर नहीं पड़ता है। कई खिलाड़ियों का उल्टा असर पड़ सकता है। इसमें पता है, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमने इंडियन क्रिकेट टीम की साइकोलॉजिस्ट है मिसेस मुग्धा बाबरे मैम, उनको होस्ट किया था। उनसे मैंने ये पूछा था सवाल कि विराट कोहली इतना अग्रेशन में होते हैं तब भी परफॉर्म कैसे कर देते हैं। मैंने खुद भी थोड़ा प्रोफेशनल क्रिकेट खेला हुआ है, तो मैं उनसे शेयर कर रहा था कि मेरे साथ कई बार ऐसा होता था कि अगर मैं अग्रेसिव हो जाऊँ तो कभी कभी तो मैं बड़ा अच्छा खेलूंगा, पर कभी कभी मैं कंसंट्रेशन लूज करके आउट भी हो जाऊंगा। विराट कोहली हर बार अग्रेशन में बेटर कैसे हो जाते हैं? इतनी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बताई सर। वो कहते हैं कि विराट कोहली ना देखने में ऐसा आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा अपना आपा खो रखे होते हैं, बट उनको एग्जैक्टली पता उन्हें कब स्विच ऑन होना है, कब स्विच ऑफ होना है। अग्रेशन उनको पता है, उनके अंदर कब बेहतर गेम निकाल पाता है, तो उस अग्रेशन को कब स्विच ऑन करना है और कब शांत रहना है, वो उनको एग्जैक्टली पता है। ये वो यहाँ तक बता रही थी कि जब ये लोग नेट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि साइकोलॉजिस्ट नेट के सामने खड़ा होकर बस प्लेयर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो पता है कैसे ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे बैटिंग कर रहा हूँ, मेरे बगल वाले नेट पे रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं। अब रोहित शर्मा ने बॉलर से कुछ बोला उस टाइम पे, और मेरे कान में वो चीज़ आई तो मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गया कि मेरा फोकस हट गया। इतनी छोटी छोटी चीज़ें सर वो साइकोलॉजिस्ट नोट करते हैं और फिर प्लेयर को बताते हैं कि देखिए आप इस चीज़ से ट्रिगर हो गए हो, तो कल को मैच पे कोई शॉर्ट लेग पे बैठा होगा तो वो भी ऐसे बोलेगा, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो विराट कोहली सर मतलब ये अग्रेशन को यूज़ करना वो एक अलग लेवल का उनका कंट्रोल है अपने ऊपर, मैं तो मानता हूँ। और ये अग्रेशन दुश्मनी वाली नहीं होती। आपको मैच के बाद देखा होगा शाम को सब जाके वो गले मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं। चाहे आईपीएल में जो घटना हुई थी उसके बाद गंभीर से चाहे हो या किसी से तुरंत वो सामंजस्य बैठाते हैं। दोस्ती दुश्मनी वाली नहीं होती कि लंबा खींच रहे हैं उसको, वो क्षणिक होती है बोलते हैं। सर जैसे शास्त्री थे एंड व्हाट यू सेड कि एक वो एग्रेशन होता था, दैट इज़ व्हेन दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी बनती थी एंड टेस्ट में रिजल्ट आते थे।
डू यू थिंक हैविंग समवन लाइक गौतम गंभीर, हमने देखा उन्हें बार बार वो ऐसी ही बातें करते हैं कि हमें जीतना है मैच कुछ भी हो जाए, अ विनिंग ड्रेसिंग रूम इज अ हैप्पी ड्रेसिंग रूम, ये उनकी स्टेटमेंट थी जब वो KKR में आए थे अभी. डू यू थिंक हैविंग समवन लाइक हिम, आई नो अभी टेस्ट रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं गए, बट इन फ्यूचर पॉजिटिव ही होने वाला आगे जाके? देखिए, गंभीर और शास्त्री में ये डिफरेंस है कि मेरे ख्याल से गंभीर स्ट्रेट फॉरवर्ड है और शास्त्री कह सकते हैं कि वो इज अ मोटिवेटर हैं और मैन मैनेजर, उनको बेस्ट मैनेजर है. उनको कब क्या बोलना है, किससे क्या बात करनी है, कितनी फ्रीडम प्लेयर को देनी है, वो रवि शास्त्री के पास थी. गंभीर टास्क मास्टर. गंभीर को रिजल्ट चाहिए. हालांकि वो धीरे धीरे टीम के साथ रहेंगे तो वो भी थोड़ा समझेंगे कि फ्रीडम कितनी ज़रूरी है प्लेयर के लिए. इस लेवल पर आके आप बहुत ज़्यादा कोच नहीं कर सकते किसी प्लेयर. कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं होती है, मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, उसकी साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत होती है और टिप्स देने की ज़रूरत होती है. सबसे बड़ा काम मेरे ख्याल से आज के दौर में तो इस कोच का है कि स्ट्रेटजी बनाना, प्लेइंग 11 में किसको खिलाना है, किस नंबर पर किस प्लेयर को खिलाना है, ये सब ज़्यादा मायने रखता है कि रादर देन मतलब कोचिंग ए प्लेयर. जी, क्योंकि अब विराट कोहली को आप क्या सिखाएंगे, उसकी गलतियाँ कुछ कर रही हो तो वो तो कोई भी बता सकता है, उसके अपने कोच से बात कर लेता है या फिर कमेंट्री कर रहे होते. कई बार गावस्कर भी सलाह दे देते हैं तुम्हारी बैटिंग में ये गलती हो रही है, या अगर पूछते हैं तो सलाह देते हैं. तो कोच का वैल्यू यही है कि आप कितने बेहतर तरीके से टीम को हैंडल करते हैं, कितने उसमें जेल होते हैं टीम के साथ. तो मेरे ख्याल से गंभीर बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं. वो लॉन्ग रन में वो टीम के साथ जेल कर जाएंगे और मेरे ख्याल से परिणाम अच्छा होगा. जी, मतलब सर मुझे तो ये भी लगता है कि अभी जब सीनियर्स T20 नहीं खेल रहे होते तो वो अपने बंदों के साथ तो वैसे भी जलब बड़ा अच्छे से हो ही रहे. तो ये तो सर मैं अग्री करता हूँ इस बात से कि विद टाइम वो चीज़ इंप्रूव होनी चाहिए. बट हाँ, क्योंकि ये अच्छा सवाल था कि अभी हमने कोहली की बात करी इस रवि शास्त्री वाले एरा में, बट जो दूसरा हिस्सा थे इस पूरे पहिए का जो कि रवि शास्त्री खुद थे, आई थिंक सर कई लोग बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी चीज़ें ये बोलते हैं कि मतलब वो अल्कोहल में पड़े हुए हैं और वो ध्यान नहीं देते हैं, मस्ती मजाक करते रहते हैं. पर ये मैंने और भी लोगों से ये सवाल पूछा है और ये मुझे लगता है सर कि अगर रिजल्ट आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करा ही होगा. अब सर इसमें ना एक एंगल क्या मुझे डिस्कस करना था आपके साथ कि रवि शास्त्री क्यों इतना अच्छा चले विराट कोहली के साथ. इसमें मुझे ये भी लगता है कि ये अच्छी बात भी बुरी बात भी है कि विराट कोहली को उन्होंने पूरी पावर दे रखी थी. आप जो चाहते हो, टीम जैसे चलाना चाहते हो आप चलाओ, मैं आपको सपोर्ट करूँगा. इसमें अच्छी बात यह है कि फिर दोनों सेम पेज पे आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी लीडरशिप बन जाती है. बुरी बात यह है कि जब चीज़ें सही नहीं चल रही होती तब कोई उनको चेक करने के लिए अवेलेबल नहीं होता. तो सर इसमें क्या ये एक रीज़न है बहुत बड़ा कि शायद रवि शास्त्री विराट कोहली का जो एरा है हम उसको उतना सेलिब्रेट नहीं करते जितना करना चाहिए कहीं ना कहीं? देखिए, रवि शास्त्री सिर्फ विराट कोहली को ही नहीं प्रोटेक्ट करते थे, वो बैकअप की जहाँ तक बात है पूरी टीम को बैकअप करते थे. माहौल ऐसा बनाते थे कि तुम जाओ परफॉर्म करो, मैं देखूंगा. बोर्ड को या किसी जिसकी जवाबदेही बनती है मैं लूँगा, वो जवाबदेही खुद लेते थे. और अपनी बात को रखने के लिए रवि शास्त्री कभी किसी से घबराते नहीं थे, किसी से डरते नहीं. अपनी जो बात होती है, आपको याद होगा सचिन के ज़माने में जब उन पर लगा था आरोप बॉल टेम्परिंग वाला, साउथ अफ्रीका में माइक डेनिस, तो सबसे वो कमेंट्री कर रहे थे लेकिन वहाँ जाकर माइक उससे जाके लड़ते थे जो अंपायर थे, वहाँ के जो मैनेजमेंट था उससे लड़ते थे. तो उस तरह के व्यक्ति हैं कि तुम लोग खेलो, तुम लोग मस्ती करो, मैं देखूंगा आगे क्या होता है. तो अगर आपको फ्रीडम मिल रहा हो, प्लेयर को दिमाग पर बोझ नहीं हो कि अगले मैच में क्या होगा, तो अच्छा से वो परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये उन्होंने दे रखी थी छूट या माहौल बना रखा था टीम में. हालांकि अब टीम है तो मतभेद थोड़े बहुत तो होते ही हैं. अश्विन जब बाहर के दौरे पर नहीं खेलते थे वो थोड़ा नाराज़ तो रहते ही थे जी. अश्विन और विराट कोहली की कई बातें होती हैं कई बार कि दोनों में एक पेज पे नहीं थे, एक ट्यूनिंग पे नहीं थे. लेकिन जब आप 5 बॉलर फास्ट बॉलर पिच पर खेलना है तो फास्ट बॉलर के ही रखोगे. और अगर जडेजा बेहतर कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड मायने नहीं रखता है ना, एक उस पिच पर कौन अच्छा बॉलिंग कर सकता है ये ज़्यादा मायने रखता है. तो ये उस समय था, मैं कह सकता हूँ जो माहौल रवि शास्त्री ने बना रखा था वो अच्छे रिजल्ट दिया, उसके कारण रिजल्ट अच्छे रहे. सर जस्ट टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट, मिस्टर आश इधर जो कि उस टाइम पे फील्डिंग कोच थे, उन्होंने अपनी बुक में एक इंसिडेंट लिखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद रवि शास्त्री ने विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को बुलाया था और बोला था कि आपस में जो भी आपके मतभेद है वो सॉल्व हो जाने चाहिए, अब इसको और कैरी मत करो.
सो इट वॉज नॉट लाइक कि वो सिर्फ विराट कोहली को फेवर करते थे, वो सारे प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करके रखते थे. एंड वो एक ड्रेसिंग रूम एक अच्छा वाइब बना के रखना, सबको प्रोटेक्ट करके रखना, सबको सिक्योर रखना, प्रॉब्ली दैट इज वाई हमारे साथ वो रिजल्ट भी निकल के आते थे. और ये मतलब से हमने अच्छे पार्ट्स की बात करी. अब थोड़ा सा इसके ड्रॉबैक्स की बातें करते हैं. एक सर चीज़ जो कि मैंने ओवर द कोर्स ऑफ दिस पॉडकास्ट जब मैंने आपके जैसे कई सारे गेस्ट से बातें करी तो मुझे पता चला कि अभी तो रॉबिन थप्पा ने भी चीज़ बोली आकर कि विराट कोहली के कप्तानी में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि यार आपको मेरे लेवल पे आकर खेलना है, आप मेरे लेवल तक पहुंच सकते हो तो आप टीम में खेलोगे, अगर नहीं तो आई एम सॉरी, अभी और भी लोग हैं मैं उनको चांस दूंगा. लोग बेसिकली रोहित शर्मा से कंपेयर करते हैं कि इसकी भी बात आगे करेंगे कि रोहित शर्मा ऐसे एक कप्तान है जो कि प्लेयर के पास पहुंच के बोलते हैं कि मैं तुम्हें साथ में खींच के ऊपर लेके आता हूँ. मैं सर सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ सही और गलत है, सबका अलग अलग तरीका होता है. पर ये डेफिनेटली सर मुझे लगता है कि जब आप इस टाइप के कप्तान होगे तो आपको जितने चाहने वाले प्लेयर्स होंगे ना उतनी ही आपको गाली देने वाली भी होंगे आपके पीछे. एंड सर ये चीज़ ना अब जैसे जैसे विराट कोहली का रिटायरमेंट पास आ रहा है, अगले 2-3 साल में वो सैडली रिटायर हो ही जाएंगे, तब ना ये प्लेयर्स थोड़ा ज़्यादा बोलना भी शुरू कर रहे हैं खुल के अब. तो सर इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ. मैं थोड़ा अपने पर्सनल तरीके से भी इसको रिलेट करना चाहूँगा. पर सर आपको क्या लगता है, मतलब ये स्टाइल ऑफ कप्तानी क्या ये इंडिया कल्चर के लिए सही था? देखिए विराट कोहली ही के कारण इसमें फिटनेस लेवल आया. हाँ. तो वो योयो टेस्ट कई बहुत जोर देते थे, योयो टेस्ट हर टीम खिलाड़ी को पास करके आना है. रवि शास्त्री भी बोलते थे, बोर्ड का भी यही थिंकिंग था उस समय. तो रोहित शर्मा फिटनेस उतने फिट तो है नहीं, उन्होंने कई बार इसीलिए मना किया था, पर उन्होंने टीम में नहीं रखा गया था, योयो टेस्ट नहीं पास किए थे रोहित शर्मा को. या बिल्कुल. अच्छा. तो फिर वो मतलब टीम अनाउंस होने के पहले की बात है, तो वो किसी तरह अपना इस्तेमाल किया, उन्होंने जो जोर शोर किया तो फिर उन्हें टीम मिली. ऑस्ट्रेलिया दौरे के पहले की बात है. ये सर कौन से साल की बात है ये? मेरे ख्याल से 18 के पहले की वाली बात है. अच्छा. जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है जी. योयो टेस्ट वो पास नहीं किए थे. हाँ. तो ये डिफरेंसेस तो थे उनके विराट कोहली से, क्योंकि वो एक प्लेयर चाहता है लेकिन उसका जो लेवल विराट कोहली का बहुत ही ज़्यादा ऊपर है. उस लेवल तक पहुंचना हर खिलाड़ी के बस की बात नहीं. ये रोहित शर्मा नेचुरल प्लेयर है ना, वो शॉट्स लगाता है तो पता भी नहीं चलता है कि कितना ताकत लगाया है. तो इसको भी आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर खिलाड़ी 100% मतलब 200% अपना फिट हो, उस लेवल पर फिट हो कि बिल्कुल स्लिम ट्रिम नजर आए. रोहित शर्मा की कई बार आलोचना में लोग करते हैं ये पेट निकला हुआ है और बड़ा पाव जैसे नाम भी दे रखा है, लेकिन उसका जो टैलेंट है ना वो विराट कोहली से कम नहीं है. हाँ जी. उस टैलेंट को आप किस तरह से टैप करते हो, 3 ट्रिपल सेंचुरी लगाना, डबल सेंचुरी लगाना वनडे में कोई मामूली बात नहीं है. सिर्फ इकलौता प्लेयर है वो आज तक लगाया. तो नेचुरल गेम एक बार तो मैंने हाल ही में सुना था कि एक पाकिस्तान का कोई प्लेयर उनका बैट देखने गया कि कैसे तुमने छक्का मार दिया, कि बैट में कुछ लगाया तो नहीं है. हाँ जी. तो उसने बाद में इंटरव्यू भी दिया था, शायद इंटरव्यू में बात किया था. तो उसको उस टैलेंट को भी उस तरह से ही आप ट्रीट करना चाहिए. अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सबको विराट कोहली का लेवल हासिल करें. दिस इज़ अ गुड डिस्कशन, क्योंकि यहाँ पे जैसे काफ़ी लोग इसके फेवर में है, काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट है. मिस्टर सुनील गावस्कर ने ये चीज़ बोली थी कि सरफराज खान को कहते हुए, इफ़ ही इज स्कोरिंग रन देन ही शुड बी इन द टीम. इट डज़ नॉट मैटर कि उनकी फिटनेस किस लेवल की है, अगर क्रिकेट खेलने के लिए वो फिट है, ही इज़ मैच फिट, ही इज स्कोरिंग रन देन ही शुड बी इन द टीम. और दूसरे लोग कुछ एक अलग स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं जो कि विराट कोहली से ज़्यादा सिनोनिमस है कि आपको खेलना है तो आपको फिट तो रहना ही पड़ेगा. दैट इज़ वाई प्रॉब्ली वी ऑल्सो सी कि उस टाइम पे सारे प्लेयर्स एकदम ही टिप टॉप कंडीशन में आ गए थे. जितने प्लेयर्स थे सब एकदम अच्छी कंडीशन में थे. एंड देन ऑफ लेट वापस हमने देखा है धीरे धीरे वापस थोड़ा शिफ्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे रूमर्स भी निकल के आए कि योर टेस्ट अब इट इज़ नॉट मैंडेटरी नाउ. तो आपको क्या लगता है, आप किस स्कूल ऑफ थॉट से ज़्यादा रिलेट करते हैं? देखिए एक लेवल पर तो फिटनेस ज़रूरी है ही ना जी. आज के मॉडर्न क्रिकेट में आप फिट रहना तो ज़रूरी है, लेकिन इतने सारे क्रिकेट भी हो रहे हैं. IPL से कभी अब प्लेयर बैठते नहीं है. आप आज से 30 साल 40 साल पहले जो टेस्ट मैच होते उसमें एक रेस्ट डे भी होता था. 6 दिनों का टेस्ट मैच होता था. अच्छा. तो उसमें एक दिन रेस्ट होता था. ये तो सब बहुत पहले की हाँ बहुत पहले की बात, 40 साल मेरे ख्याल से 70s 80s की. हाँ रेडियो पर कमेंट्री आता था उस जमाने में, एक दिन रेस्ट होता था पूरा. तो अब का जो समय है प्लेयर को रेस्ट करने का टाइम ही नहीं है. उसके लिए अगर आप फिटनेस लेवल को मेंटेन नहीं करोगे खुद को, तो फिर आपको फ्रेंचाइजीज कोई रखेगी ना कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का तो बात छोड़ ही दीजिए. इस लेवल पर
खिलाड़ी को पूरी तरह फिट रखना पड़ता है। तो इसके लिए ना सिर्फ मेंटल फिटनेस तो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा मेंटल ज़रूरी है, क्योंकि जो गेम है वो मेंटली खेला जाता है। ना कि चलो टैलेंट बहुत लोगों में होता है, लेकिन जो मेंटली अप होता है ना थोड़ा, वो बेहतर क्रिकेटर बन सकता है। सर ये मैं 100% एग्री करता हूँ कि अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप मेंटली भी बहुत बेहतर रहते हो, बेटर क्लैरिटी रहती है। ये विराट कोहली ने खुद कितनी बार कहा है। पर मुझे ना सर ये अगेन मुझे लगता है कि मैं इसमें ना गावस्कर की साइड ले सकता हूँ ना विराट कोहली की। मुझे दोनों के फ़ायदे नुकसान समझ में आते हैं, क्योंकि जब गावस्कर साहब ये कहते हैं ना कि यार अल्टीमेटली आपका स्किल क्या है यहाँ पे, क्रिकेट खेलने के लिए आपको बैटिंग क्या आप 50 ओवर कर सकते हो, क्या आप 100 ओवर बैटिंग कर सकते हो। अगर आप उतने ओवर बैटिंग कर सकते हो तो आप मैच फिट हो। तो हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि शायद क्रिकेट में उस लेवल की फिटनेस की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर कोई बंदा कह रहा है कि आपको फिट होना है, आपको शेप में आना, तो ये कोई बुरी चीज़ तो है नहीं, वो अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। अब सर इससे पता प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब जैसे उन्होंने रोबर्ट थप्पा ने युवराज सिंह के बारे में बताया था कि युवराज सिंह ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैं भी कैंसर से आया हूँ, मेरे लिए 2 परसेंटेज पॉइंट आप कम कर दो योर टेस्ट के लिए। बट वो नहीं माने। इसमें भी सर वन सेकेंड मैं कुछ सही या गलत नहीं मानता, क्योंकि वो टीम के स्टैंडर्ड्स को क्यों ही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ऑल्दो युवराज सिंह बहुत बड़े मैच विनर भी हैं। मुझे तो प्रॉब्लम पता क्या लगती है कि ऐसे टाइप के कप्तानी में ना यूजुअली ये होता है कि प्लेयर्स इनसिक्योर बहुत हो जाते हैं, कि उनको ये नहीं पता रहता कि मैं क्या टीम में खेल सकता हूँ, क्या मेरी जगह कंफर्म्ड है। मैंने 3 मैच में 3 शतक भी मार दिए, पर क्या मैं अगला मैच खेलूंगा। करुण नायर भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जैसे रहे हैं, और भी बहुत खिलाड़ी हैं। और सर वो जब इनसिक्योरिटी टीम के ड्रेसिंग रूम में आ जाती है ना, वो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्लेयर्स को नेगेटिवली थोड़ा अफेक्ट तो करता होगा। ये चीज़ रोहित शर्मा के अंडर नहीं है। इसके बारे में सर क्या लगता है? बिल्कुल यही है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल था संजू सैमसन ने, जिन पर कभी बीसीसीआई या सेलेक्टर ने कभी फेथ ट्रस्ट नहीं किया, और उनको लगातार मौके दिए जाते। उनको तो ये होता है कि अगले मैच में खेल पाऊंगा कि नहीं, वही मेंटलिटी उन पर हावी होती है। तो रोहित शर्मा जो सबसे ज़रूरी तो यही है, प्लेयर को ट्रस्ट दिलाया जाए कि अगले तुम 5 मैच में खेल रहे हो। गंभीर के साथ ये बात है, वो गंभीर बहुत बैकअप करते हैं प्लेयर को, और उन्होंने कई जो लोकल टैलेंट है उनको भी उन्होंने ट्रेस किया है, उसको निकाला है, उसको बढ़ाया है, हर लेवल पर बढ़ाते हैं वो। तो ये उनके साथ अच्छी बात है कि इस समय गंभीर के जो अगर अब कोच रहते हैं लंबे समय तक, तो वो बैकअप करेंगे प्लेयर्स को, और धीरे धीरे वो मेल्ट डाउन होंगे। उनका जो सिर्फ जीतने वाली बात जो कहते हैं, अंदर से वो उतने टफ नहीं है। अच्छा, अगर आप जेल करते हैं प्लेयर से अच्छी तरह जेल करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अलूफ रहते हैं जी। प्लेयर के साथ जेल करते हैं, उनसे बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। रवि शास्त्री बहुत बड़े लिसनर थे, बहुत अच्छे लिसनर थे। वो सुनते थे बातें, बोलते कम थे, सुनते ज़्यादा थे, वो फ़र्क है। तो गंभीर भी लिसनर अच्छे हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं, तो सुनते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आने वाले समय में अगर उन्हें मौका मेरे ख्याल से उन्हें बनाए रखना चाहिए कम से कम 2 साल तक, तो वो अच्छे कोच साबित हो सकते हैं। प्रिंसिपल वाले कोच नहीं चाहिए, टीचर वाला कोच नहीं चाहिए जो चैपल थे, अनिल कुंबले थे। अब डिसिप्लिन नहीं रख सकते, मैच में डिसिप्लिन रखिए जी। मैच के बाद होटल में वो प्लेयर क्या कर रहा है उतना डिसिप्लिन रखना ज़रूरी नहीं है। उसको भी थोड़ा चिल आउट करने दीजिए, घूमने दीजिए। 24 आवर अगर फॉरेन कंट्री पे भी गए हैं, फॉरेन टूर पे भी गए हैं, 24 आवर वाला डिसिप्लिन नहीं चलता है। और इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने लेवल पर खेल चुके हैं, कोई भटक रहा है तो अलग बात है। हाँ। बहुत ज़्यादा ही भटक रहा है, जैसे पृथ्वी शॉ भटक गए, तो वो अलग बात है। लेकिन विराट कोहली, रवि शास्त्री, ये केएल राहुल जैसे प्लेयर को आप क्या डिसिप्लिन से हैं? कोई डिसिप्लिन नहीं हो सर। तो आप जो बीसीसीआई की गाइडलाइंस आई हैं अभी, सबको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके रखने में, सबको लाइन में रखने के लिए, आप उनसे अग्री नहीं करते? मेरे ख्याल से फैमिली को रहना चाहिए। वो फैमिली डिस्ट्रैक्ट थोड़ी कर रही है, फैमिली थोड़ी हरवा रही है, वो खेलने थोड़ी जा रही है जी। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सबकी वाइफ है, कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं। हमारे तो कंट्री में तो वो कंसेप्ट है भी नहीं। 1-2 प्लेयर होती है तो होती है, इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। उल्टा अब प्लेयर साथ में नहीं रहेंगे, वाइफ साथ में नहीं रहेगी तो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मुझे लगता है कि होगा। वो क्या डिस्टर्ब कर रही है, बस होटल में रह रही है, मैच देखने आ रही है, बल्कि उनको और इनकरेज कर रही है। विराट कोहली तो और ज़्यादा इनकरेज होते हैं जब भी वो अनुष्का ग्राउंड पे होती है। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। मतलब सर मैंने भी जब इसको एनालाइज करा था ना, मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको देता हूँ ताकि मैं ऑडियंस की तरफ से भी सारे एंगल्स कवर कर लूँ। मेरा भी सर ये मानना ज़रूर था कि वो फैमिली वाला एस्पेक्ट में हमें डिबेट कर सकते हो कि हाँ यार शायद उनको रहने देना चाहिए।
बट मेरा एक क्रिटिसिज्म जो रहेगा कोहली के एरा का, आपसे डिसएग्री करते हो तो बताइएगा, पर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम यही थी कि जब इतनी सारी पावर दे देते हो एक इंसान के हाथ में, तो फिर क्या होता है ना कि एक वो अथॉरिटेटिव, जैसे एक डेमोक्रेसी होती है, एक अथॉरिटेरियन कहा जाता है, तो वो अलग ही, उसमें मैं नाम भूलूं क्या बोलते थे उसको, पॉलिटिक्स में पढ़ाया गया था बचपन में, जो भी बोलते थे हम सभी लोग, मोनार्की हो जाती है। अच्छा। तो सर अब इसमें क्या होता है ना कि अब विराट कोहली को अगर कोई चीज़ सही लगती है, जैसे कि अपने वो वाइफ को या अपने फैमिली को टीम के साथ घुमा सकते हैं, फोटोज खिंचा रहे हैं वगैरह वगैरह, मुझे लगता है सर ये चीज़ों का रिजल्ट तुरंत तो नहीं दिखता, पर 4-5 साल डाउन द लाइन जाकर फिर आपको थोड़ी सी यूनिटी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। अब जैसे सर मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी जब बीसीसीआई ने जो गाइडलाइंस निकालनी है, ऐसे कई सारे रूमर्स निकल के आए थे कि विराट कोहली और केएल राहुल टीम से अलग होटल में रह रहे थे। तो मेरा सर ये मानना है कि फैमिली बेशक आपके साथ हो, बहुत ही अच्छी बात है वो, पर एटलीस्ट सेम टीम होटल में रहा जाए, एटलीस्ट टीम के साथ रहा जाए। वो यूनिटी अगर अलग हो जाएगी ना, तो वो सबसे बड़ा मुझे लगता है सर कि मैंने भी जितना खेला है ना, आपको एक बहुत अच्छा खिलाड़ी होना शायद ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप एक मीडियोकर खिलाड़ी होकर भी एक दूसरे के लिए खेलना चाहते हो ना, तो वो टीम फिर भी टूर्नामेंट जीत सकती है। वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बिल्कुल मैं इससे एग्री हूँ आपके बात से कि दूसरे होटल में रहना तो फिर भी, क्योंकि आपको मैच के बाद भी प्लेयर से मिलना, उससे बातें करना, उनको शेयर करना अपने एक्सपीरियंस, कल मैच में किस तरह की स्ट्रेटजी रहेगी, आप दूसरे होटल में रहोगे तो ये नहीं हो सकता। आप जितना समय टीम के साथ बिताओगे, खासकर टेस्ट मैच की अगर बात करें, तो आप अलग रहोगे तो फिर वो अलूफ रहोगे तो फिर वो बात नहीं हो पाएगी, टीम बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। टीम बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिविजुअल गेम तो है नहीं, ये टीम गेम है, इसलिए टीम बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर दूसरे होटल में, उसी होटल में रहें, शाम को उतरें, अपने प्लेयर से मीट करें, साथ में खाना खाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो टीम बॉन्डिंग नहीं रहेगी अगर आप दूसरे होटल में रहते हैं, तो ये तो गलत है। और सर इसमें अभी हमने जैसे ऑफ द कैमरा डिस्कस करते थे ना कि अभी ट्रांजिशन में चल रही है टीम, अभी नए प्लेयर्स आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा टीम बनने में, तो ऐसे में सीनियर्स अगर साथ में रहें और इनिशिएटिव लें, तो बच्चों में भी बहुत फ़र्क आता है, पॉजिटिव फ़र्क आता है। मुझे लगता है वो कल्चर ना कहीं शुरू हुआ ही उस टाइम से है, कोहली शास्त्री के अंडर ज़्यादा शुरू हुआ था। एंड सर जब ये कल्चर एंड हुआ, कल्चर कह रहा हूँ, जब ये एरा एंड हुआ, जब रवि शास्त्री चले गए, जब विराट कोहली चले गए, एक तो बहुत ही ऑफ नोट पर गए दोनों, एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से। स्पेशली विराट कोहली की जब वो कप्तानी खत्म हुई थी, तो रोहित शर्मा सर एज अ स्टैंड इन कैप्टन तब आए थे, एंड अब वो कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं ज़रा सर इन दोनों का भी कंपैरिजन करना चाहता हूँ, क्योंकि विराट कोहली की अभी हमने बात करी कि एक बहुत ही अथॉरिटेटिव फिगर थे, रोहित शर्मा बहुत ही इंक्लूसिव फिगर लगते हैं। मैं वन सेकेंड ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता इसमें कोई सही या गलत है, ये बस एक अलग स्टाइल है। तो सर आपको क्या लगता है, क्योंकि पता है मैंने ये बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है सर कि ग्रेग चैपल जो है वो इंडिया का कल्चर समझ नहीं पाए, सही, शायद उनका दिल सही जगह पे था, लेकिन वो इंडियन कल्चर में सुपरस्टार्स को ट्रीट कैसे करते हैं वो नहीं जानते थे। अब कई लोग गंभीर के लिए भी सेम चीज़ बोलते हैं, वो पता नहीं कितना सच है, पर क्या हमें ये सेम चीज़ फिर कैप्टन्स के लिए नहीं रखनी चाहिए कि एक कैप्टन भी क्या प्लेयर्स के प्रॉब्लम्स को समझ पा रहा है, उनके पास जाके उनके कंधे पे हाथ रख के क्या उनको बोल पा रहा है कि कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो कि मैंने सुना है जितना कि रोहित शर्मा करते हैं। मैंने तो ये भी सुना था सर कि जब विराट कोहली कप्तान थे, उस पर एक ऐसा भी फेज आ गया था उनकी कप्तानी में जब वो अपने प्लेयर्स, अपने टीम के प्लेयर्स से थोड़ा अनअप्रोचेबल हो गए थे, तब रोहित शर्मा जाया करते थे एंड बोलते थे कि कोई बात नहीं यार, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी, हम सब साथ में खेलेंगे। एंड तभी एक कैंप बना टीम में जो कि रोहित शर्मा को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग गया। सर इन दोनों की कप्तानी में आपको क्या लगता है, क्योंकि रोहित शर्मा की ये अच्छी क्वालिटीज हम बोल रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे टेस्ट में वैसे, तो क्या लगता है? देखिए, एक बार तो जब आदमी को लगातार कामयाबी मिलती है, अब रवि शास्त्री और जब विराट कोहली टॉप पे थे, तो थोड़ा एयर तो आ ही जाता है। वो उस वक्त आदमी, इंसान क्या कर रहा है कई बार समझ नहीं पाता, तो वो तो चीज़ें थी उसके साथ, विराट कोहली के साथ। और वो इनके मेरे ख्याल से रोहित शर्मा अप्रोचेबल, गालियाँ भी देते हैं प्लेयर को, हाँ बिल्कुल, लेकिन जो कंधे पर हाथ रखते हैं वो इनकरेजमेंट अलग होता है, टच फीलिंग जो होती है वो अलग होता है। वो ज़रूर विराट कोहली उस समय टॉप पर जब थे तो थोड़ा बहुत वो मिस करते थे, तो थोड़ा बहुत हट गए थे उससे, कह सकते हैं, लेकिन दिल से वो ऐसे प्लेयर है नहीं। आपने देखा होगा, मतलब अपोजिशन के जो प्लेयर होते हैं उनको भी अप्रिशिएट करते हैं अगर अच्छी पारी खेलते हैं या अच्छी बॉलिंग करते हैं या फिर मजाक भी करते हैं। स्टीव स्मिथ के लिए ताली बजाने को बोला था। या उनका जैसे कैरेक्टर है ना, टेस्ट क्रिकेट डाई कर रहा था। कई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से मैंने सुना है कि उसका, इंग्लैंड के प्लेयर से सुना है कि विराट कोहली जैसे कैरेक्टर की ज़रूरत है टेस्ट को,
वो जो ड्रामे करते हैं या फिर फ्लाइंग किस देते हैं या फिर किसी से लड़ते हैं, तो ये मसाला टेस्ट मैच तो ऐसे बोरिंग होता जा रहा था। बहुत बड़ी बात है ये। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात छोड़ दें या इंग्लैंड की बात छोड़ दें, तो वो जो मसाला लाते हैं ना, वही टॉकिंग पॉइंट भी होता है शाम को। तो वो बहुत ज़रूरी है। बॉन्डिंग जो बीच में थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ कि उन्होंने एक अलूफ सा थोड़ा सा हो गए थे, लेकिन वही है जब एक आदमी इंसान टॉप पर चला जाता है, कई बार वो कई चीज़ें ऐसी करता है जो उसके समझ के मतलब नहीं करनी चाहिए, मतलब ना समझी में उन्होंने किया होगा। तब से हाँ, ये बात सही है बिल्कुल। और मुझे लगता है कि विराट कोहली से अगर आप आज ही पूछोगे ना तो वो एक अलग इंसान है, तो उनमें भी फर्क तो आया ही होगा। आदमी ग्रो करता है उम्र के साथ। अभी दिल्ली में रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, उनके कोच से मैंने बातचीत हुई थी बचपन में, जो 4 साल खेले थे उस कोच से। वहाँ पर जाते थे विराट कोहली, 13 सेंचुरी लगाए थे उस एकेडमी के लिए। उस कोच से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी जब मिला था तो बिल्कुल वैसे ही मिले। लोग बीच में बोल रहे थे कई प्लेयर ने कि बदल गया है, चीकू बदल गया, ये कई प्लेयर ने भी आरोप लगाए थे, अच्छा बड़े प्लेयर ने भी, कि वो जो विराट कोहली था पहले का वो बदल चुका है। लेकिन इसको युवराज सिंह ने कहा था मेरे ख्याल से। युवराज ने भी कहा था, और एक और स्पिनर थे और नाम भूल रहा हूँ मैं। अच्छा, अमित मिश्रा। हाँ, अमित मिश्रा ने कहा था। लेकिन अभी उस कोच से बात हुई थी, बोले बिल्कुल वैसे ही हैं। और जो मैं तो इसके एकेडमी के बच्चों को भी लाया बुलाकर, या तो फिर कि इसके बाद बदले हो थोड़ा बहुत, जब उनका करियर उतना अच्छा नहीं चल रहा है तो हो सकता है फिर वो ग्राउंड पे आ गए हों। थोड़ा बीच में तो थे ही, थोड़ा एयर तो था ही। सर एक चीज़ मुझे ऐसा भी लगता है ना कि कई बार अगर आप एक कैप्टन होते हो, जैसे युवराज सिंह से पूछा गया था ये कि जब MS धोनी ने आपको 2015 वर्ल्ड कप में नहीं रखा तो आपको कैसा लगा, तो उनने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक युवराज सिंह बहुत मैच्योर स्टेटमेंट्स देते हैं। ही सेड जब एक आदमी एक कैप्टन की पोजीशन पे होता है, वो किसी का एक इंडिविजुअली भला नहीं देख सकता, उन्हें टीम का पूरा एनवायरनमेंट देखना होता है, कॉम्पोजिशन देखना होता है, फिर ही हैज़ टू टेक सम हार्ड कॉल्स। सो विराट कोहली की ऑब्वियसली पर्सनैलिटी थोड़ी वैसी है। एट द सेम टाइम ही वॉज द कैप्टन, ही हैड टू टेक दोज डिसीजन जहाँ पे काफ़ी प्लेयर्स जिनको लगा कि हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, उनको बाहर करना पड़ा, खास करके अश्विन, राइट। तो नेचुरली थोड़ी अनबन हो जाती है फिर प्लेयर्स में। अश्विन का बाबर क्या मेंशन करें, मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में, मुझे पता नहीं। अश्विन का ये था कि इंग्लैंड की सीरीज में कोई मैच नहीं खेल पाए, तो बाहर ही बैठे थे, क्योंकि उस फिट नहीं बैठते थे। उस जो प्लेइंग 11 था, जो फास्ट बॉलर 4 उनको रखना था, एक जडेजा को रखते थे, तो उस कॉम्बिनेशन में वो फिट नहीं बैठ रहे थे। तो थोड़े बहुत वो मीडिया ने भी ज़्यादा फैला दिया हो कि अनबन चल रही है दोनों में, उनको खिलाया नहीं जा रहा है, बिठाया जा रहा है पूरी सीरीज में। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा हुआ था। अश्विन, हालांकि अश्विन का खुद का मानना है कि वो उस पिच पर भी अच्छी बॉलिंग कर सकते थे। बिल्कुल सर, मैं पर्सनली मतलब खुद अश्विन का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, तो मैं तो थोड़ा सा बायस्ड रहूँगा यहाँ पे। पर मैंने भी सर मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अश्विन ने जो रिटायरमेंट भी लिया ना रिसेंटली, ये बातें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। डेफिनेटली उनके पिताजी ने भी कहा था कि वो उनको इतने टाइम से आप मौका ही नहीं दे रहे, तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ही। एंड मुझे ये भी सर पता चला कि अपेरेंटली उनसे न्यूजीलैंड सीरीज के बाद ही, जब वो अभी घर पे आ रहे हैं हम लोग, तभी उन्होंने कह दिया था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। क्योंकि आप सर नोटिस करेंगे, जब वो रिटायर हुए तो BCCI ने एक वीडियो निकाली थी, और उसमें अश्विन ने ये कहा था कि जब हम 2012 में इंग्लैंड से घर पे हारे थे, 2-1 सीरीज हारे थे टेस्ट मैचेस की, तब मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि अब जब तक मैं इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस खेल रहा हूँ, मेरे अंडर इंडिया घर पे नहीं हारेगी। और जब वो प्रॉमिस 12 साल के बाद टूटा, तो अश्विन, एक होता ना कि आदमी की नीयत बहुत सही साफ है, तो उन्होंने खुद से कहा कि यार मैं अपना प्रॉमिस यहाँ पे तोड़ा है, अब मैं रिटायर कर रहा हूँ। और अपेरेंटली तब मैनेजमेंट ने कहा था कि यार आप ऑस्ट्रेलिया चलो, हम आपको खिलाएंगे, और पहले मैच में उनको फिर बैठा दिया। तो वो आदमी जो ऑलरेडी रिटायर होना चाहता उसको अब जबरदस्ती ऑस्ट्रेलिया लेके गए, और फिर वहां पे आपने उनको पीछे से चाकू घोंप दिया। तो लोगों को लगता है कि उनको बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये भी एक सच्चाई है जो शायद लोगों को पता नहीं है। और सर ये मतलब मैंने पर्सनली तो रोहित शर्मा कह रहा हूँ, विराट कोहली और अश्विन के बीच में काफ़ी प्यार भी देखा है। मैं तो अश्विन को सपोर्ट करते हुए कितनी बार देखा है। जेम्स एंडरसन से एक बार लड़ गए थे वो 2016 में टेस्ट मैचेस के दौरान, जब उन्होंने विराट कोहली के ऊपर कुछ कमेंट्स करे थे। पर ये सर आपने जो बात की ना, ये एकदम सही है कि जब सुपरस्टार इतने सारे होते हैं, अगर विराट कोहली एक अकेले फिगर बनेंगे वहाँ पर, तो वो ईगो बैटल्स होंगे। यार आई थिंक एक चीज, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं एक बार ये कह रहा था कि जतिन सप्रू ने एक बहुत सिंपल चीज बोली थी, व्हाई वोंट एम्बिशंस कोलाइड। जब इतने सारे सुपरस्टार ड्रेसिंग रूम में होंगे, सबका अलग सोचने का तरीका होगा एक, तभी हम लोग देखते हैं कि विराट, शायद रोहित शर्मा जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करते हैं, विराट कोहली शायद अलग तरीके से करते हैं। बट एट टाइम्स वो खुद को भी थोड़ा हेजिटेट करते होंगे कि यार शायद मेरे को इस टाइम पे सजेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि शायद वो सही तरीके से नहीं निकलेगा।
तो एम्बिशंस होंगे, सबके अलग अलग होंगे, सबका सोचने का तरीका अलग है, सब लोग एक टॉप लेवल पे खेल रहे हैं, सब सुपरस्टार्स हैं, सब आप एक तरीके से कह सकते हो कि अपने अपने गेम में मास्टर्स हैं, तो थोड़ा बहुत कोलैप्स कह रहे हो, कोलिजन तो चलता है, किसी भी फील्ड में चलता है। हमारे अगर हम अपने ऑफिस की बात करें तो आपके जो कलीग होते हैं उनसे तो आप बातों में आप डिसएग्री कई बार करते हैं जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब उसके लिए ख़राब चाहते हैं या फिर आप उसके दुश्मन हो गए, ऐसा नहीं है। तो टीम में तो सुपरस्टार रहेंगे तो होगी ऐसी बातें, सबके ईगो टकराएंगे, लेकिन उस बीच में ही रास्ता निकालना और उसको मतलब जीतने में बदलना, जीत में खेल में बदलना, ये बड़ा बात होता है। यहीं पर कोच की भूमिका होती है, टीम मैनेजमेंट की भूमिका होती है, कप्तान की भूमिका होती है कि किस तरह से इतने ईगो के बीच में टीम को आगे बढ़ाया जाए। अब उस समय देखिए जब सौरव गांगुली थे, इतने सारे स्टार्स थे, फिर भी मैनेज करते थे दादा। किस तरह से उन्होंने टीम को मैनेज किया, किस तरह से नए प्लेयर को, युवराज सिंह को, जहीर खान को, इन प्लेयर को उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ाया जी। धोनी को भी रिकमेंड उन्होंने ही किया था, आपको जहाँ तक याद हो मूवी में भी इस बात का जिक्र है कि दादा ने ही सबसे पहले उनको लिया था। और धोनी जब शुरू में जो 2-3 पारी नहीं खेल पाए थे तो कई जर्नलिस्ट बोले थे, मेरे ख्याल से कोच्चि में उन्होंने पारी खेली थी ना, उसके पहले बोले थे भैया ये तो आखिरी पारी है, इसके बाद मौका मिलेगा नहीं, मैं नहीं जानता तभी रन मारे, लेकिन उन्होंने बनाया। और फिर वो किसी को सुनते नहीं हैं। जैसे वो पाकिस्तान में उनको बोला था कि क्या ना, परवेज मुशर्रफ ने कि इस बाल को काटना नहीं, उसके बाद आकर उन्होंने काट दिया। तो वो सिर्फ अपने सुनते हैं। जो लीडर होता है उसको जब तक अपनी नहीं सुनता है ना, अपनी खुद पर जो विश्वास नहीं होता है, खुद की जो स्ट्रेटजी होती है, खुद की सोच पर अमल लाना होता है, तभी वो लीडर बनता है। तो उन सबके जो सोच है उसको लेकर एक नई सोच बनाना और अपनी सोच के साथ मिक्स करके आगे बढ़ना, ये जितने भी डिक्टेटर आप देखा होगा कि पॉलिटिक्स की भी बात करें तो जितने डिक्टेटर होते हैं ना, डिक्टेटर बनना पड़ता है, बल्कि अगर पार्टियों के लीडर रहे हैं, थोड़ी बहुत डिक्टेटरशिप सब में होती है, तभी डिसिप्लिन हो पाता है। डिक्टेटरशिप भी थोड़ी सी ज़रूरत होती है। हाँ, मैं ऐसा मतलब इस चीज़ को समअप इसी तरीके से करना चाहता हूँ जो मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा मैं रिलेट करने का ट्राई कर रहा था इस पूरे सिचुएशन से। और सर मुझे ये लगता है कि इंडिया का जो कल्चर है ना, उसमें जो रोहित शर्मा का जो टेम्पलेट है कप्तानी का, वो एक बहुत ही ज़्यादा होता है ना कि लोगों को खुश करने वाला टेम्पलेट है कि ये हमारा आइडियल कप्तान होना चाहिए। मैंने ऐसा काइंड ऑफ पर्सनली रियलाइज़ करा कि मैं थोड़ा बहुत अपनी रियल लाइफ में विराट कोहली की कैप्टनसी की तरफ ज़्यादा रिलाई करता हूँ। तो ये भी मुझे अपने बारे में एक रियलाइजेशन हुआ और मैं थोड़ा सा एम्पैथाइज करा विराट कोहली के साथ। बट मुझे इससे लगता है कि कुछ सही गलत नहीं है इसमें। रोहित शर्मा के अपने फ़ायदे नुकसान है, विराट कोहली के अपने फ़ायदे नुकसान है। और सर एक मैंने ना रूमर सुना था जब विराट कोहली की कप्तानी जाने वाली थी उस टाइम पे 2021 के वर्ल्ड कप के बारे में, मुझे रिसेंटली पता चला, तो मैं आपसे वेरीफाई करना चाहता हूँ। ये मैंने खबरें सुनी थी कि सर विराट कोहली कहीं ना कहीं चाहते थे कि धोनी मेंटोर ना बने उस वर्ल्ड कप में, ऐसा भी कुछ था क्या? ये तो मैंने नहीं सुनी कि धोनी मेंटोर, मैंने भी सुना है। दोनों का तो दोस्ती बहुत ही, अब किसी ने विराट कोहली ने भी बोला था कि जब मुझे बाहर किया गया, कप्तानी हटाई गई थी, किसी ने फ़ोन नहीं किया था, सिर्फ धोनी नहीं किया था। तो मैं नहीं मानता कि ऐसा हुआ होगा। सर ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने का ट्राई करते हैं एक बार, क्योंकि अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव दूं यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ रोहित शर्मा का कैंप बन रहा था, जो कुछ प्लेयर से जो रोहित शर्मा के साथ ज़्यादा अच्छी बनती थी, दे वांटेड कि यार नेक्स्ट कैप्टन रोहित शर्मा को बनना चाहिए। इसी टाइम के दौरान आई थिंक 2020 में मुंबई इंडियंस IPL भी जीत गई थी। और जब विराट कोहली ने अनाउंस करा कि वो T20 की कप्तानी छोड़ेंगे वर्ल्ड कप से पहले, तब तक ये होने लग गया था कि यार वाइट बॉल में आप रोहित शर्मा की तरफ देखना स्टार्ट करो, क्योंकि वो 5 IPL ट्रॉफी जिता चुके हैं, एशिया कप भी जीत गए थे, एशिया कप भी जीत गए थे, राइट। तो उसका एक तरफ रोहित शर्मा का बन रहा था, विराट कोहली पे ऊपर BCCI से भी दबाव था कि भाई आप कप्तानी का क्या सोच रहे हो एग्जैक्टली करने का। फिर आपने वहाँ पे MS धोनी को भी मेंटोर बना दिया, तो एक फैन बेस वहाँ पे भी आ गया जो कह रहे हैं कि अच्छा नहीं, MS धोनी मेंटोर बन चुके, उनके हिसाब से चलना चाहिए। तो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि MS धोनी और विराट कोहली या रोहित शर्मा इन सब के बीच में कुछ अनबन थी। आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि व्हाट यू सेड ना, एक डिक्टेटर होना कई बार ज़रूरी होता है टू मतलब बेसिकली टेल द पीपल कि यार इस डायरेक्शन में हम लोग सोच रहे हैं और सब मेरे हिसाब से चलो। अगर हर किसी के सुनने लगे तो टीम कहीं पे भी नहीं जा पाएगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये 3 खिलाड़ी जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे 3 बड़े खिलाड़ी रहे हैं, अगर आपने तीनों को एक टीम में डाल दिया, MS धोनी तो रिटायर होने के बाद वापस आए हैं यहाँ पे,
तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो थोड़ी, मे बी दैट्स व्हाई विराट कोहली डिडंट वांट। मेरा ये सोचना नहीं है, मेरा नहीं मानना है कि विराट कोहली ने अप्रोच किया होगा जी। क्योंकि धोनी का जहाँ तक मैं समझ पाया उनकी पर्सनालिटी को, वो बिल्कुल बायस्ड नहीं रहते। आपने देखा होगा कि सौरव गांगुली के कार्यकाल में जब कप्तान थे तो कोटरी उनकी जर्नलिस्ट की कोटरी हुआ करती थी, जो कलकत्ता के ज़्यादा जर्नलिस्ट हुआ करते थे। अच्छा, ओके। ये हुआ करता था। लेकिन धोनी के टाइम में कोई भी उसका फेवरेट जर्नलिस्ट नहीं था, कोई भी नहीं था। चाहे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, वो भी झारखंड का है, तो ऐसा नहीं कि मैं 2-3 दौरे पर उनके साथ था, लेकिन उन्होंने कोई स्पेशल प्रेफरेंस ट्रीटमेंट मुझे नहीं दी। और कोई भी जर्नलिस्ट ये दावा नहीं कर सकता कि मैं धोनी के करीब हूँ। अच्छा। तो अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से देखूं तो धोनी बायस नहीं हो सकते थे। जो बेस्ट उनको लगा होगा तो वो करते हैं। ये प्लेयर जानते होंगे, अगर मैं जानता हूँ तो रोहित भी जानते होंगे, विराट भी जानते होंगे, तो वो अपोज नहीं किया होगा मेरे ख्याल से। जो बेस्ट टीम के लिए होता वो करते धोनी। मुझे भी सर ये लगता है कि अपोज से उल्टा मुझे लगता है शायद विराट कोहली ने कहा हो कि भाई प्लीज आओ, थोड़ी हेल्प करो, आपके साथ मैं आपको इतना मानता हूँ। हाँ, एक सरपंच आ जाए तो अच्छा है, दोनों का झगड़ा सुलझ जाए। बिल्कुल सर। और मैं सर इसमें एक दूसरा एंगल भी कवर करना चाह रहा था। हम लोग हर टॉपिक में ना अच्छी बुरी दोनों चीज़ें कवर करेंगे। एक ये भी सर मैंने नोटिस करा है कि सारे इंडियन क्रिकेट फैंस, एटलीस्ट मैं सर हमारी जनरेशन से ये चीज़ बोल सकता हूँ कि हम लोग ना कलेक्टिवली ऐसा लगता है कि सबने बात मान रखी है कि हम कभी 21 वर्ल्ड कप में धोनी के स्टिंट के बारे में बात ही नहीं करेंगे। वो सब ऐसे एक्टिंग करते हैं कि हमको याद ही नहीं ऐसा कुछ हुआ था। शायद इसलिए क्योंकि हम ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए थे और इतना फॉरगेटेबल वो समा था। उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था और लोगों की जिंदगी में ज़्यादा कठिनाइयाँ थी। पर एक तो हम लोग इतना अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं, साथ में फर्नीचर की आवाज़ें आ जा रही है बाहर पे, तो उसके लिए अपॉलॉजीज इन एडवांस टू द ऑडियंस। बट मेरा सर ये कहना था कि धोनी इतने सक्सेसफुल कप्तान है, उन्होंने ही रोहित शर्मा, विराट कोहली पूरे ड्रेसिंग रूम को बनाया है, पर वो उस वर्ल्ड कप में इतना ऑफ क्या था? क्यों हम लोग मतलब धोनी के मेंटोर होने के बाद भी, विराट कोहली कप्तान होने के बाद भी, रोहित शर्मा एज अ बैटर होने के बाद भी, वाइस कैप्टन थे शायद, तब भी नहीं जीत पाए? बहुत ही बुरा माहौल था उस वर्ल्ड कप में। क्या था सर? देखिए, टीम गेम है। अगर सबके सब एक साथ अगर फ्लॉप कर रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, तो फिर तो मुश्किल होती है। टीम में ऐसा नहीं था कि कोई गड़बड़ी थी या मतभेद था, ऐसा नहीं था। एक साथ अगर प्लेयर नहीं चल पा रहे हैं तो फिर तो अब रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। जब भी क्लिक करता है, जब भी टीम क्लिक करती है, जब सारे प्लेयर एक साथ क्लिक कर रहे हो, टीम गेम है, तो हाँ कोई मैचेज होते हैं, जैसे कि 83 वर्ल्ड कप की बात करें, जिम्बाब्वे से बिल्कुल हार रहे थे हम, कपिल देव ने वो दिखलाया 183 रनों की जो पारी खेली, तो उसके बाद टीम के लिए आसान हो गया। और इसमें भी अगर हम बात करें 19 की भी, तो एक जो धोनी ने पारी खेली थी वो फाइनल में 91 रनों की, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो होता ही है। गंभीर की यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा, बेचारे को 2 वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया है, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अनसंग हीरो, कई बार उन्होंने बोला भी था कि एक छक्के से मैच नहीं जिता सकता। तो उनकी बातों में भी दुख तो होता है कई बार कि एक प्लेयर को ज़्यादा आप श्रेय दे रहे हैं, दूसरे प्लेयर को जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 वर्ल्ड कप जिताया है। तो आप ऑफिस में देखिए, आप आपने बराबर काम किया हो, किसी को ज़्यादा इंक्रीमेंट मिल जाए तो थोड़ा सा तो दुख होता ही है। तो अब हालांकि गंभीर वो बातें नहीं कर रहे हैं कि पिछले 2 साल से मैंने जब देखा है वो बातें अब नहीं कर रहे, पीछे छोड़ दिया उन्होंने। और ऑफ द फील्ड तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों मिलते हैं आराम से, साथ में बैठते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ऑडियंस के लिए भी होती है। सर, डू यू फील कि 2021 T20 वर्ल्ड कप से पहले अनाउंस करना कि मैं कप्तानी छोड़ दूंगा इसके बाद, जो विराट कोहली ने करा था, क्या वो एक रोल प्ले कर सकता है कि यार ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट शायद थोड़ा ख़राब हो गया उसके चक्कर में? या फिर उल्टा ये मोटिवेशन होगा कि भाई कप्तान ने बोल दिया कि जाने वाले हैं और हमारे जनरेशनल प्लेयर रहे हैं, ये लास्ट उनका वर्ल्ड कप होगा, अंडर इस कैप्टेंसी इनको जिता के जाना है? टीम काफ़ी मतलब इंग्लैंड के बाद जो टीम थी, एक उसमें कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही थी, थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी जी। विराट कोहली के जाने की बातें शुरू हो गई थी, रोहित शर्मा कप्तान बनाने की बातें शुरू हो गई थी, तो रवि शास्त्री के भी कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो टीम में बदलाव शुरू हो गए थे, प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, और थोड़ी असमंजस की स्थिति बन गई थी कि आगे क्या होने वाला है, ये किसी को पता नहीं था। जो माहौल शास्त्री और विराट कोहली ने बनाया था ना, शास्त्री ने खासकर, वो माहौल
ख़त्म हो रहा था। तो ये इसका असर मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ जहाँ तक मुझे। मतलब सर मैं इसमें ये भी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जब कई बार ना ऐसा होता है कि विराट कोहली का ना वो जो पूरा माहौल ही था, देखिए सर हम लोग को तो ये सब बाद में पता चला कि अच्छा गांगुली से मीटिंग हुई है, फिर कप्तानी से ऐसी बातें हुई हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैकड्रॉप पर भी ना चीज़ें शायद एकदम सही थी नहीं, क्योंकि जब हम उस वर्ल्ड कप में एंटर कर रहे थे ना, पता नहीं क्यों सर ये सब, या तो मुझे ही लगता है, बट पहले मैच जो शुरू हुआ था पाकिस्तान का जो मैच था, जब विराट कोहली ने उसमें खुद 50 ही मारी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पर सर वो वाइब जो होती है ना एक टीम की, पॉजिटिव वाइब, जैसे हम अगर आप 2019 वर्ल्ड कप याद करें, ऐसा लग रहा था हम जाके वहाँ पे अपना जो है राजमहल बनाने गए हैं इंग्लैंड में, अपना कोहिनूर वापस लेके आ जाएंगे, ऐसे सपने देखते थे। 21 वर्ल्ड कप ना सर पता नहीं क्यों ऐसी वो वाइब ही नहीं थी कि हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सीन ऑफ था। एंड मुझे लगता है इसमें एक दूसरा एंगल क्या है, ये दोनों पर्सपेक्टिव अच्छे हैं कि अगर कप्तान पहले ही बता दे कि मैं जाने वाला हूँ, तो एक बुरा असर भी हो सकता है, एक पॉजिटिव असर भी हो सकता है। इसका एक मुझे लगता है मिडिल ग्राउंड ये हो सकता था कि ग्रुप स्टेज के बाद अगर विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में बताते कि अब मैं जाने वाला हूँ, तो शायद होता कि भाई नॉकआउट अब हम लोग जब वर्ल्ड कप के पहले, मतलब वर्ल्ड कप के बीच में दो, हाँ पता नहीं, आई थिंक छोड़ा भी या छुड़ाया गया, ये भी तो डिस्कस की बात। उनको कहा गया, फिर वो वनडे की कप्तानी भी नहीं छोड़ रहे थे कि वनडे में कंटिन्यू करूँगा, तो उनसे वो कप्तानी मिली गई। तो विराट कोहली का जो करियर है वो डिरेल थोड़ा सा हो गया उस टाइम से। उसके बाद से आपने देखा होगा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया पिछले 4 साल में बात करें तो जो उनका मेंटेलिटी थी, जो साउंड, कहीं ना कहीं खलल पड़ा उसमें। जो सीधे रास्ते से जा रहा था उनका करियर, वो डगमगाना शुरू हुआ। बीसीसीआई या जो भी है, जो भी उस समय थे, उनको जो विदाई देनी थी उस ढंग से दी नहीं गई। कैप्टनसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें अनाउंस किया गया कि वो कैप्टन नहीं है। तो इन सब बातों का तो असर पड़ता है प्लेयर के ऊपर। सर मतलब जो मेंटली अगर प्लेयर परेशान रहे तो फिर वो दिखता है, उसके परफॉर्मेंस में दिखता है। नहीं सर, मतलब जो अभी हमने ना ये स्टार्ट भी की थी जो कॉन्वर्सेशन, तो आपने पहली लाइन ये बोली थी, मैं वहीं पे घूम के आना चाहता हूँ। अभी हमने पूरे कोहली शास्त्री रह की बात करी, अब एंड पे पहुँच गया सर। ये जो एंड हुआ था इस पूरे एरा का, विराट कोहली की जो कप्तानी जिस तरीके से उन्होंने छोड़ी थी सर, ओडीआई और टेस्ट में तो क्या हुआ है वो हमें पता है, बट जो T20 कप्तानी छोड़ी थी मैंने और भी लोगों से सवाल पूछा, बट कभी कोई सेम जवाब नहीं मिलता मुझे। आपसे बताइए आपको क्या लगता है, मतलब उन्होंने खुद अपने मन से छोड़ी है या उनको T20 कप्तानी छुड़वाई गई थी? देखिए माहौल ही ऐसा बना दिया गया था ना कि उन्हें कप्तानी छोड़नी पड़ी थी। अब सारे यहाँ तक ब्रॉडकास्टर भी वो इस तरह की स्टोरीज वो डालते हैं राइवलरीज की, दोनों में ये नहीं चल रहा है, दोनों में बातें नहीं हो रही है, तो उसका असर पड़ता है। और मेरे ख्याल से उनको फोर्स किया गया, माहौल ही ऐसा बना दिया गया कि उन्हें कप्तानी छोड़नी पड़ी थी। और उसके वनडे वो नहीं छोड़ रहे थे, उसके वनडे में वो कंटिन्यू करना चाहते थे, वो कप्तानी में उनसे ले ली गई थी। वो किन परिस्थितियों में ली गई थी उन्होंने बोला भी था कि मुझे मालूम नहीं था कि आज मेरी कप्तानी जा रही है। रोजर बिन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके अनाउंसमेंट किया था। तो इतने बड़े प्लेयर को अब इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फिर वो उसका जो निरंतरता है ना वो टूट जाता है। सर ये आपने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पर्सपेक्टिव दिया है कि माहौल ही ऐसा बना दो कि छोड़ना पड़े। यूजुअली क्या आंसर मुझे मिलता है कि एक कॉन्स्पिरेसी हुई है या फिर उनका खुद का मन था, पर ये जो एक मिडिल ग्राउंड है कि शायद माहौल ऐसा बनाया गया था कि उनको खुद बन गया था या बनाया गया, जो भी कही। सर इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का ट्राई करते हैं। माहौल कैसे बना सकते हैं और क्या किस टाइप का बन सकता है? माहौल ऐसे बन सकता है, अगर आप कोच तो चले गए थे शायद, मेरे ख्याल से नहीं थे ना वो T20 में, रवि शास्त्री हाँ चले गए थे। उसके बाद टीम में गुटबाजी शुरू हो जाती है। तो माहौल ऐसे ही बनता है कि आपकी बातें नहीं मान रहा है, वो गुट कुछ और बोल रहा है, दूसरा गुट कुछ और बोल रहा है। तो इस तरह से माहौल बनता है। फिर अगर आप उसकी बातें आगे बढ़ाओ तो वो आगे नहीं सुनते हैं। जैसे बोर्ड में आप शिकायत की तो वो नहीं सुनेंगे आपकी बातें जी। तो ऐसे माहौल में मतलब उसको फोर्स किया जाता है कि तुम्हारा समय चला गया, तुम छोड़ दो। सर क्या 2021 के बाद हम लोग 2025 की बिगनिंग में वापस उसी जगह पहुंच गए हैं? क्या अभी रोहित शर्मा के साथ भी यही हो रहा है कि माहौल वैसा बना दिया गया है? उस तरह का तो उतना खराब माहौल तो नहीं है जी, क्योंकि धीरे धीरे वो खुद समझ रहे हैं कि उनको छोड़ना है। उनको समझाया नहीं जा रहा, वो खुद समझ भी रहे हैं जी। क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस IPL की बात करें तो वहाँ से तो जबरदस्ती फोर्स किया। अगर IPL को उसको हटा दें, इंटरनेशनल की सिर्फ बात करें तो उस तरह से उनको फोर्स नहीं किया जा रहा है। वो धीरे धीरे वो समझ रहे हैं, मौका दिया जा रहा है। या अगर अगले वर्ल्ड कप में, अगले चैंपियंस ट्रॉफी में
अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रहा तो हटाया नहीं जाएगा, उनको ज़रूरी नहीं है कि उनको हटा दिया जाए। लेकिन जिस तरह से आईपीएल में उनसे कप्तानी ली गई थी वो बिल्कुल किसी के लिए भी अच्छा नहीं था, ना फ्रेंचाइजी के लिए अच्छा था, ना गुजरात की टीम के लिए अच्छा था, ना मुंबई की टीम के लिए अच्छा था, तीनों फ्लॉप रहे। सर इसमें जो आपने ये कहा ना कि माहौल ऐसा बनाएगा कि वो कंप्लेंट भी करेंगे तो नहीं सुनी जाएगी, गुटबाजी हो जाएगी, इसमें सर आपको क्या लगता है गांगुली का कितना बड़ा हाथ था एज अ प्रेसिडेंट? गांगुली तो खुद राजनीति का शिकार बन गए। हाँ करेक्ट। गांगुली, मेरे ख्याल से गांगुली रोहित शर्मा को कप्तान चाहते थे, उनको लग रहा था कि बेहतर कप्तान ये रोहित शर्मा हो सकता है, तो उनका जो वेट था रोहित शर्मा के पीछे था। हालांकि सर मैंने ये भी सुना उनको बोलते हैं कि वो टेस्ट में चाहते थे कि विराट कोहली ही कप्तान है, और जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी तो वो खुद सरप्राइज थे, क्योंकि उनको लगता था कि कोई और कप्तान रेडी नहीं है टेस्ट मैचेस के लिए, और रोहित शर्मा खुद भी नहीं बनना चाहते थे टेस्ट के कप्तान, लेकिन गांगुली ने उनको पुश करा यार आपको लेना पड़ेगा मुझे। हाँ, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत सच्चाई हो, क्योंकि रोहित शर्मा कभी भी टेस्ट के नंबर 1 प्लेयर नहीं रहे, नंबर 1 चॉइस नहीं रहे हैं। विराट कोहली से बड़ा प्लेयर आज के, अगर सचिन की बात करें तो उससे बड़ा प्लेयर हुआ नहीं है। अगर टेस्ट की हम बात करते हैं, नंबर 1 टेस्ट टीम रही, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंची थी, टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंची, कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है एक्सेप्शनल रहा है जी। सब जगह उन्होंने जीता। अभी फॉरेन कंट्री में जीतने की तो हम सोच भी नहीं सकते थे। ऑस्ट्रेलिया में जिताना, दक्षिण अफ्रीका में, वेस्ट इंडीज तो खैर अभी टीम कमज़ोर हो गई, लेकिन वहाँ भी जीतना कोई छोटी बात नहीं है। इंग्लैंड में जीतना, टेस्ट ही जीतना, श्रृंखला जीते या ना जीते, लेकिन ये टेस्ट एक जीतना भी वो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। सर इसमें ना मैं अब ज़रा इन दोनों से हटके धोनी के बारे में बातें करना चाहता हूँ, जो कि इनसे पहले आए थे कायदे से, बट इन दोनों के करियर पे एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस लेकर गए हैं। सर एक बहुत बड़ा एक नया नैरेटिव ही निकल के आया था, मैं एक गेस्ट से बात कर रहा था, उन्होंने ये चीज़ मेरे दिमाग में डाली और मैं सोचता रहता हूँ इसके बारे में। देखिए सर, धोनी का हमने ओडीआई की बातें करी, ट्रॉफीज ही ट्रॉफीज जिता रखी हैं उसने। T20 की बात करी, पहला वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया है। टेस्ट मैचेस में हाँ हमें पता है कि वो उतने अग्रेसिव नहीं थे, लेकिन वो इंडिया को नंबर 1 बना के गए थे। एक टाइम था जब वो इंडिया टेस्ट में नंबर 1 थी। सर T20 की मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि धोनी इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में एक ऐसे कप्तान है जिन्होंने सबसे ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप्स में लीड करा है हमारी कंट्री को। विराट कोहली ने सिर्फ 1 वर्ल्ड कप में करा है, रोहित शर्मा ने सिर्फ 2 में करा, उसमें से 1 जीत गए थे। बट MS धोनी ने 2007, 9, 10, 12, 14, 16 6 T20 वर्ल्ड कप्स में कप्तानी करी है। और वो पहला T20 वर्ल्ड कप ही जीत गए थे, जिससे पहले T20 मैचेस खेले ही कितने जाते थे, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। और उस वर्ल्ड कप की सच्चाई ये भी है कि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। वो सीनियर्स ने कहा था कि हम नहीं खेलेंगे, यंगस्टर्स को चांस देना चाहते हैं। नोबडी न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट बेसिकली। बट उसके बाद जो 5 वर्ल्ड कप हुए हैं, हाँ एक बार फाइनल में हम पहुंचे 2014 में, बट जो ओवरऑल परफॉर्मेंस हुई है सर, ये भी क्या ये फेयर है कहना कि धोनी एक बहुत ही सक्सेसफुल T20 कप्तान शायद नहीं है हमारी कंट्री के? अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो ये बात तो आप कह सकते हैं इस पर, लेकिन जितने तेजी से दूसरी टीमों ने T20 में अब खुद को इवॉल्व किया वो इंडिया नहीं कर पाया। बिल्कुल सही बात है सर। ये दिक्कत बाकी टीमें कैच कर ली, बहुत ज़्यादा इस फॉर्मेट में अडेप्ट कर लिया अपने को। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर T20 पॉपुलर हुआ है तो उसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। आईपीएल की अगर हम बात करें, आईपीएल के थ्रू ही तो 2008 में आईपीएल शुरू हो गया। आईपीएल के लोकप्रियता के साथ T20 इंटरनेशनल T20 की लोकप्रियता बढ़ी है। और जो ये कॉन्सेप्ट था, आज अगर सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई है आईपीएल का तो महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल भी नहीं है जी। आज आपने फैन फॉलोइंग देखी होगी, दूसरे ग्राउंड में अगर उनकी टीम खेलने जाती है तो पूरा ग्राउंड येलो हो जाता है जी। कहीं भी जाएं उनकी टीम, और उनके जो लोकल फैंस भी होते हैं वो भी चाहते हैं कि उनकी टीम ही जीते। तो ये जो धोनी ने, अगर कैरी पैकर्स ने वनडे हमको दिया था, डे नाइट क्रिकेट दिया, रंगीन कपड़े दिए, कलर्ड ड्रेस दिया, तो इसमें अगर मैं तो यही बोलूँगा कि T20 लोकप्रियता में महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा योगदान है। भले ही उन्होंने T20 एक ही वर्ल्ड कप जिताया है, लेकिन वही है कि बाकी जो अगर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, युवराज सिंह ने परफॉर्म नहीं किया, सहवाग ने उतना नहीं किया, विराट कोहली ने भी उनका साथ,
परफॉर्म नहीं किया तो अब कैसे जीतने की उम्मीद कर सकते हैं? मतलब विराट कोहली तो 14 और 16 में आए थे, उससे पहले तो वो विराट कोहली थे ही नहीं जो अब मान युवराज सिंह थे, युवराज वीरेंद्र सहवाग थे, बिल्कुल, गौतम ये गंभीर दोनों थे। गौतम गंभीर थे। तो ये जो तीनों प्लेयर हैं इस फॉर्मेट के, तो मतलब आतिशी जो बल्लेबाजी होती है, आक्रामक बल्लेबाजी होती है, इनके लिए तो माहिर है। इनके लिए अडेप्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन उतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाया। बाकी दुनिया के जो खिलाड़ियों ने अडेप्ट किया खुद को, उतने नहीं कर पाया। ऑस्ट्रेलियन ने किया, फिर वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर ने हाल में किया, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाए, इसलिए वो सफलता नहीं मिल पाई। तो ये सिर्फ ये कह देना कि वर्ल्ड कप के आधार पर धोनी सक्सेसफुल सबसे कप्तान नहीं थे, मैं नहीं मानता हूँ। आई थिंक T20 में तो कहना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि IPL भी T20s में ही आता है एंड वहाँ पर उन्हें 5 ट्रॉफी जिता दिया। प्रॉब्ली इंटरनेशनल जो था T20 उसमें वो बहुत ज़्यादा उभार नहीं पाए अपने आप को, गेम भी उनका धीरे धीरे डिटोरिएट करता गया। बट ये पॉइंट सर आप, आई फुली अग्री विद योर पॉइंट कि इंडिया ने उस तरीके से इवॉल्व नहीं करा अपने आप को। दैट इज़ वाई आज के टाइम पे जो हम T20 देख रहे हैं अंडर गौतम गंभीर लीडरशिप, जहाँ पे हम 7-8 बॉलर्स देखते हैं, 7-8 बैट्समैन देखते हैं, वो देख के लगता है कि ऐसी टीम कहाँ थी वही पहले हमारी टीम इतनी थकी हुई जाती थी, वर्ल्ड कप में कोई एक बंदा कैरी कर रहा होता था। 16 वाला 14 वाला ये तो मतलब विराट कोहली ने सिंगल हैंडेडली खींचा है, और उसके बाद भी हम जीत नहीं पाए अल्टीमेटली। तो मतलब मैं एक्चुअली यही डिस्कस करना चाह रहा था, ये अच्छा पॉइंट है डिस्कस करने के लिए कि इंडिया ने अडाप्ट नहीं करा, और ये बात तो पूरी दुनिया को पता है कि हम बहुत लेट रहे हैं T20s में हमेशा अडाप्ट करने पे। पर ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये भी तो एक सवाल आता है। क्योंकि अगर धोनी उस टाइम के इतने सक्सेसफुल कप्तान रहे हैं, आप कह सकते हो कि हिस्ट्री के शायद सबसे सक्सेसफुल कप्तानों में से वो आएंगे, तो क्या वो समझ नहीं पाए सही समय पे कि T20 में क्या ज़रूरत है? क्योंकि देखिए उन्होंने ODI में तो ये काम करके दिखाया, जब उन्होंने 11 वर्ल्ड कप के बाद 15 की तैयारी 12 से शुरू कर दी थी CB सीरीज में आकर ही। बट क्या T20 में भी उनको जल्दी से अडाप्ट करके समझना चाहिए था कि हाँ, हमें शायद 8 खिलाड़ियों की ऐसी ज़रूरत पड़ेगी जो कि बैटिंग करते हों, ऑलराउंडर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऊपर से एक्सप्लोसिव बैटिंग करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। उस टाइम पे सर आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में आरन फिंच, डेविड वार्नर ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी होते थे। इंग्लैंड में भी अपना एक टाइम पे पॉल कॉलिंगवुड खेला करते थे, केविन पीटरसन खेला करते थे, बड़े बड़े खिलाड़ी जो पावर हिटर्स होते थे, क्रिस गेल थे। इंडिया में वैसे लोग नहीं थे उतने उस टाइम पे, ना ही उनको ब्रीड करा गया। अब जाके अब हम देख रहे हैं कि अभिषेक शर्मा आ रहे हैं, संजू सैमसन वैसा खेल रहे हैं, यशस्वी जायसवाल आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सर क्या वो नव्स पकड़ने की जो बात होती है T20 की, जो उन्होंने ODI की तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन करा है, पर T20 वर्ल्ड कप में 2007 के बाद से वो नव्स शायद नहीं पकड़ पाए कि गेम कितना जल्दी चेंज हो रहा है। ये आपको लगता है कहीं ना कहीं? हाँ, दिक्कत ये है कि फॉर्मेट में खुद को अडेप्ट करने में भारतीय जो थिंक टैंक है, मैनेजमेंट है, हाँ। वो नहीं समझ पाई। क्योंकि भारत में हमेशा से ही कल्चर रहा है स्टार प्लेयर का, उस प्लेयर को हर फॉर्मेट में खिलाना, ये गलती हुई हमारे से। क्योंकि बाकी जो दूसरे फॉर्मेट के प्लेयर थे, T20 तो बिल्कुल ही अलग फॉर्मेट, वनडे से भी अलग फॉर्मेट। इसके लिए आप युवा खिलाड़ियों को, जो नए खिलाड़ी हैं, जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, जो बिना सोचे बल्लेबाजी कर सकते हैं, 5 ओवर में अगर आपने 50 रन बना दिए तो पूरा खेल का, गेम का जो दिशा है वो चेंज हो जाता है। तो वो हम स्टार खिलाड़ियों के साथ ही खेलते रहे। सहवाग और गौतम गंभीर की हम बात करते हैं, वो वनडे के लिए ज़्यादा बेहतर, युवराज भी वनडे के लिए बेहतर थे। हालांकि युवराज की सफलता है काफ़ी, T20 में छक्के पे जमाए थे। तो मेरे ख्याल से नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए था, अलग टीम बनानी चाहिए थी। बिल्कुल अलग टीम होती तो शायद हम जल्दी से अडेप्ट कर पाते। आप आज के संदर्भ में देखिए नए खिलाड़ी कितनी तेजी से अडेप्ट कर रहे हैं अपने आप, और हर फॉर्मेट के अलग खिलाड़ी हो रहे हैं। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली सर, कि मुझे याद है धोनी ने खुद भी स्टेटमेंट दी थी, कपिल देव ने भी दी थी एक टाइम पे, फिर धोनी ने भी कहा था कि इंडिया में 3 कप्तान नहीं चलते, यहाँ पे एक ही कप्तान होना पड़ता है। एंड शायद ये एक कमी थी, क्योंकि मुझे ये भी याद है कि उस टाइम पर भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी सक्सेसफुल टीम्स के भी कई ऐसे खिलाड़ी थे जो कि शायद टेस्ट नहीं खेलते थे, लेकिन T20 वनडे ज़रूर खेलते थे। तो वो कल्चर ऐसा पूरी दुनिया में एग्जैक्टली नहीं आया था कि प्रॉपर 11 के 11 अलग खिलाड़ी होने चाहिए हर फॉर्मेट के, लेकिन वो जो होता है ना कि आपने सीड्स डाल दिए हैं, सॉइल में डाल दिए हैं सीड्स, कि ये आज से 10 साल बाद ये चीज़ देखने को मिलेगी। शायद इंडिया कहीं ना कहीं तब भी चाहती थी कि नहीं, अगर टेस्ट मैच का कोई खिलाड़ी है, कि हमें युवराज सिंह को टेस्ट भी खिलाना है, हमें वनडे भी खिलाना है, T20 भी खिलाना है। धोनी के खुद के ऊपर भी बहुत सवाल थे कि क्या उनको T20 में 2014 तक आते आते हट जाना चाहिए था एज अ बैट्समैन, क्योंकि उनकी वो स्ट्राइक रेट इशूज आने लग गए थे। तो हाँ, मुझे सर ये लगता है कहीं ना कहीं कि वो 3 फॉर्मेट प्लेयर्स या 3 फॉर्मेट कैप्टन बनाने के चक्कर में ना हम थोड़ा पीछे रहे। अब तो वही कर रहे हैं ना, अब तो बिल्कुल अलग टीम तैयार की है, T20 फॉर्मेट की अलग टीम है, तभी
एक ही खिलाड़ी था जिसको आप फॉर्मेट के लिए अलग किया था, वो चेतेश्वर पुजारा थे। आप उनको सिर्फ टेस्ट खिलाते थे, बाकी में उनको मौका नहीं देते थे जबकि वो खेलना चाहते थे। तो वो नई टीम बिल्कुल बनानी चाहिए थी T20 फॉर्मेट के लिए। वनडे फॉर्मेट तो वैसे भी कमज़ोर पड़ते जा रहा है, हालांकि वर्ल्ड कप तो अच्छा काफ़ी सक्सेसफुल रहा था जी। तो बिल्कुल ये नहीं नकार सकते कि ख़त्म ही हो गया है। उसके भी दर्शक हैं, इंडिया में तो दर्शक हैं ही। इंडिया में कोई भी मैच खिला लो, इंटरनेशनल मैच, उसमें उतनी भीड़ जुटनी है, स्टेडियम पैक होना ही है। टेस्ट मैच की बात छोड़ देते, टेस्ट मैच जिंदा रखे हुए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे जिंदा रखा हुआ। वही अगर भारत पाकिस्तान के बीच मैच हुआ रहता तो ये भी अलग सा ही रहता, क्योंकि आप उस एशेज से भी ज़्यादा पॉपुलर कह सकते हैं, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर जुटेंगे, ज़्यादा है वहाँ पर पॉपुलेशन है, यहाँ पर क्रिकेट प्रेमी ज़्यादा है। तो वो खैर हो नहीं सकता, जिस तरह से माहौल है, राजनीतिक इक्वेशन सही नहीं है, तो उसके बारे में बात करना बेकार है। तो अलग से टीम हमने नहीं बनाया, इसलिए सक्सेस। वर्ल्ड कप जल्दी होने लगे, दो तो पास में ही हो, 2 साल में के अंतर पर हो गए, तो वो चीज़ जल्दी हम टीम बिल्ड नहीं कर पाए, और हम ये नहीं सोच पाए कि इसके लिए अलग से टीम चाहिए। सर व्हाट आई आल्सो फील इज कि एक कोच होना जो T20 फॉर्मेट में वेल वर्स्ड हो। जैसे हमने इतना टाइम से अगर हम लोग देखे तो पहले गैरी कर्स्टन थे, उनने खास T20s नहीं खेले थे। अनिल डंकन फ्लेचर थे, उसके बाद बीच में रवि शास्त्री आ गए थे, फिर बीच में अनिल कुंबले आ गए थे, फिर रवि शास्त्री वापस आ गए थे, उसके बाद राहुल द्रविड़ आ गए थे। इन सबको T20 माइंडसेट था नहीं। जैसे अश्विन ने ये चीज़ बोली थी कि रोहित शर्मा एट टाइम्स चाहते थे कि नंबर 8 पे हमारा एक अच्छा खासा बल्लेबाज हो, पर राहुल द्रविड़ उस चीज़ से रिलेट नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यार एक स्पेशलिस्ट की टीम बनाते हैं हम लोग, ऑलराउंडर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं इस फॉर्मेट में। बट उसके बाद भी उन्होंने अपनी थिंकिंग पे उल्टा गया और उन्होंने कहा कि अच्छा मेरा कैप्टन सोचता है ये चीज़, तो कुछ सोच समझ के कह रहा होगा, आई शुड ट्रस्ट हिम। तो वो ट्रांजिशन होने में थोड़ा टाइम लगा एंड उसके चलते हम लोग फिर T20 वर्ल्ड कप जीते भी। तो प्रॉब्ली अगर एक ऐसे कोच होते जो कि इस चीज़ को और बढ़ावा देते, जैसे गौतम गंभीर इस टाइम पे दे रहे हैं बिकॉज ही इज़ वेल वर्स्ड विद द फॉर्मेट, शायद वो चीज़ भी हेल्प करती। तो उस समय कोच था कहाँ, मतलब उस T20 खेलने वाले प्लेयर, T20 फॉर्मेट ही नहीं आता ना, तो 7 के पहले तो कितने 4 शायद इंडिया ने खेले थे। ये लोग खुद ही पहली जनरेशन थे खेलने वाले। अब जाके जब IPL वगैरह हुआ, T20 फॉर्मेट दुनिया भर में बढ़ा, तब जाके उसके लिए कोच भी तैयार हुए हैं। गंभीर तो खैर उन्होंने 2 कप जिताए हैं KKR को, तो वो अच्छी तरह समझते हैं कि क्या डिमांड है, फोकस करते हैं ऑलराउंडर पर। आपने देखा होगा कि कप्तानी जब दोबारा कोच बने हैं KKR के, तो उन्होंने जो बैटिंग क्रम में बहुत चेंजेस किए थे। नारायण को ऊपर लाए जी। तो उनकी जो थिंकिंग है बिल्कुल अलग है, और जेल करती है, जो T20 फॉर्मेट है उसमें काफ़ी जेल करती है। सर मैं एक ना और चीज़ जानना चाहता था, क्योंकि धोनी जब आए थे टीम में तब मैं बहुत छोटा था, मैं तो क्रिकेट देखना शुरू करेंगे था, मैंने 2007 के आसपास देखना शुरू करा है जब धोनी ने हमें T20 वर्ल्ड कप जिताया था, वो मेरी पहली मेमोरी है। पर सर मैंने बहुत किस्से ऐसे सुने कि इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल या कोई अच्छी या बुरी बात की बात नहीं है, मैं बस एक ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव चाहता हूँ। जो दिनेश कार्तिक और MS धोनी के साथ जो करियर रहा है उनका, कि ऐसा बोला जाता था कि दिनेश कार्तिक एक ज़्यादा टैलेंटेड बैटर थे उस टाइम पे, इन द सेंस कि आपको टेक्स्ट बुक क्रिकेट देखने को मिलता था। धोनी एक अनऑर्थोडॉक्स बैटर थे, विकेट कीपिंग में भी धोनी अनऑर्थोडॉक्स ही हैं, जो वो करते हैं ऐसे करके बॉल पकड़ते हैं उसे वही कर सकते हैं। तो लोगों का मानना था कि दिनेश कार्तिक अगर किसी भी और एरा में होते, आज से 10 साल पहले की जगह अगर 20 साल पहले होते, 90s में होते या फिर 2020 में आते, तो वो इंडिया के लिए पक्का 10-15 साल खेलते। पर क्योंकि वो धोनी के एरा में थे, तो कहीं ना कहीं वो शायद इंडिया के लिए कभी उतना खेल नहीं पाए। ये जो सर स्टोरी है ना दोनों की, ज़रा सर इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। आप खुद आपने बताया आप बिहार से, तो सर आपके लिए तो बहुत ही क्लोज एक स्टोरी भी आई हुई है। देखिए हर दौर में विकेट कीपर एक ही होता है टीम में, तो हर दौर में एक विकेट कीपर को मतलब सफ़र करना पड़ता है। कई मतलब एक ही टीम में रह सकता है या 2 रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हर दौर में किसी न किसी को सफ़र करना पड़ा है। चाहे विजय यादव से ले लीजिए, उस दौर के बहुत ज़्यादा नाम तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जो विकेट कीपिंग, या फिर सचिन तेंदुलकर के दौर में भी कहा जा सकता है कि कई ऐसे प्लेयर थे जो 4 प्लेयर थे, इनके अलावा भी कई टैलेंटेड प्लेयर थे जो आ नहीं पाए टीम में। अच्छा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी काम करता है। अगर उस दिन अगर धोनी ने वो पारी नहीं खेली होती तो कोची में, तो उसके बाद हो सकता था उन्हें टीम में फिर मौका नहीं मिलता। तो एक लक तो हमेशा ही कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे दीवार में डायलॉग था कि मेरे पीछे पीछे मेरा लक चलेगा, ऐसा कुछ डायलॉग था।
तो धोनी के बारे में यही कहा जाता है कि उनके पीछे पीछे उनका लक चलता है, वो लक से लक उनके आगे नहीं होता है। कई बार जो चीज़ें वो करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाता है। जोगिंदर सिंह को उन्होंने बॉलिंग दिया, वो सक्सेसफुल हो गया। श्रीशांत ने वो कैच पकड़ा था, तो लक फैक्टर तो थोड़ा होता है। आप उस दौर में दोनों बराबर ही टैलेंटेड। दिनेश कार्तिक अभी तक खेल रहे हैं, पहला T20 खेला था उन्होंने, बिल्कुल, और आज तक खेल रहे थे। हाल में उन्होंने रिटायरमेंट लिया, आखिर तक इतना लंबा किसी का भी सफ़र नहीं रहा है। अब तो मेरे ख्याल से SA20 लीग भी खेल रहे हाँ, हैं। SA20 लीग अब खेल रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, कमेंट्री में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एक लक फैक्टर होता है, अब गलत समय पे अब उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। जिसका लक थोड़ा बेहतर हुआ वो टीम में रहा, और अब लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमारे धोनी, तो फिर आप उसको बाहर कैसे बैठा सकते? एग्जैक्टली। मतलब सर मुझे पता क्या है, जब ये पहली बार हुआ था ना, मैंने वो मूवी में बहुत फेमस सीन देखा है धोनी के, कि जब गांगुली कॉल पे होते हैं और उनसे पूछा था कि दिनेश कार्तिक या MS धोनी, वो कहते हैं धोनी को ट्राई करते हैं। सर इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट इट, कि क्या ऐसा सेलेक्टर्स ने या फिर गांगुली ने देखा धोनी में कि उन्होंने कहा कि यार दिनेश कार्तिक से ऊपर पहले धोनी को ट्राई करा जाए? क्योंकि उस टाइम पर धोनी जैसे अनऑर्थोडॉक्स बैटर को चांस देना, ये एक बहुत ही विजनरी मूव था गांगुली के पार्ट पे मेरे हिसाब से। तो आज की डेट पे तो आप देखते हो कि ऐसे खिलाड़ी आपको खेलने को दिख जाते हैं। T20 में ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं, बैटर और बॉलर दोनों, बट उस टाइम पे ऐसे अनऑर्थोडॉक्स बंदे को चांस देना ओवर दिनेश कार्तिक, जिसका चर्चे थे उस टाइम पे ऑलरेडी, क्या सर सोच रही होगी सौरव गांगुली की, क्या रीज़न रहा होगा? देखिए, हमने उस जब धोनी आए नहीं थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो हमने सुनते थे हम लोग, एक लंबे बाल वाला प्लेयर है, बहुत ऊंचे शॉट्स लगाता है। अच्छा, सबसे बातें थी? हाँ, सब बातें शुरू हो गई थी। अच्छा अच्छा। लेकिन कोई किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि वो मैचेस का प्रसारण तो होता नहीं था जी। फिर एक शीश महल टूर्नामेंट हुआ करता था लखनऊ में, उस मैच में उन्होंने काफी शॉट्स मारे थे। शीश महल टूर्नामेंट अब तो बंद हो नवजोत सिंह गया सिद्धू ने भी, हाँ मुझे पता है सर। हाँ। तो उस पे जो इम्पैक्ट हुआ था ना, तो उसके चर्चे काफी पहुंचे थे। और लगा होगा उन्होंने कि गांगुली को लगा होगा एग्रेसिव बैट्समैन की इस वक्त जरूरत है जी। और दिनेश कार्तिक एग्रेशन है, उनमें उनके बैटिंग में एग्रेशन है, लेकिन वो वाला नहीं है जो हर बॉल पर छक्के लगाने की सोच सकता है या हिम्मत कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा डेयर डेविल इनकी बल्लेबाजी रही है धोनी की, और उनका कंट्रोल्ड एग्रेशन रहा है दिनेश का। तो जो भी ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है, ज़्यादा एग्रेसिव दिखता है, उसको नेचुरली पहले लोग पसंद करते हैं, फर्स्ट मौका उन्हीं को देते हैं। मेरे ख्याल से ये रीजन रहा हो, क्योंकि कंट्रोल एग्रेसिव तो वो भी प्लेयर हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वही कंट्रोल एग्रेशन उनका रहा है। आई थिंक प्लस धोनी इज एक पर्सनालिटी भी धोनी की रही है। हाँ, ही इज वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। या कुछ एक एक्स फैक्टर चीज निकाल के दे सकते हैं जो कि बाकी लोग नहीं सोच रहे होंगे। प्रॉब्ली दैट इज व्हाट आल्सो सौरव गांगुली सॉ इन हिम। पर ये क्या तब से लोगों को पता था कि ऐसा हो सकता है? ये वही बात है ना, उनको लगा होगा, देखा होगा, क्योंकि वो खेलते थे, वो कलकत्ता में भी खेला उन्होंने, टीटी थे वहाँ पे, तो और वहाँ पर रांची और कलकत्ता ज़्यादा दूर नहीं है, तो उनके चर्चे कोचेज वगैरह वो वहाँ से मेरे ख्याल से वो गए भी थे खेलने के लिए कलकत्ता, मूवी में दिखलाया। हाँ, होगा। तो वो ज़्यादा नज़दीक से उनको जानते हैं। दिनेश कार्तिक इधर के रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कलकत्ता खेलने गए होंगे तो देखा होगा कभी। रांची कलकत्ता ज़्यादा दूर है नहीं, ऐसी ही बात बनी आगे, ज़्यादा चर्चे उनके पहुँच गए हैं उनके पास। उन्होंने बोला था कि आजमा कर देखते हैं, ये नहीं बोला था कि खिलाई, आजमा कर देखते हैं। और सर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि धोनी का जो अनऑर्थोडॉक्स नेचर था, शायद वही उनके फायदे में भी खेल गया कि टीम में सब टेक्निकली खेलने वाले तो हैं ही, एक ऐसे खिलाड़ी को ट्राई करके देखते हैं जो कि एक्स फैक्टर बन सकता है। और जो फॉर्मेट है ना T20, इसमें उसी अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर की जरूरत होती है, उसमें कॉपी बुक स्टाइल से हम नहीं खेल सकते। करेक्ट। इसलिए KL राहुल की कई बार आलोचना होती है बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कॉपी बुक स्टाइल है। उनका जो मिस्टर परफेक्ट वाला जो गेम खेलते हैं, वो तो शायद सूट नहीं करता। हालांकि उन्होंने बहुत तेज़ी से रन बनाए हैं, ऐसा नहीं है, उनकी इमेज जरूर इस तरह की है कि तेज रन नहीं बनाते हैं, लेकिन उन्होंने कलकत्ता उसके लिए पंजाब के लिए भी रन बनाए, लखनऊ के लिए भी तेज़ी से ही रन बनाए उन्होंने। सब मतलब इसमें जब धोनी कप्तान बने आगे जाके, अब नेक्स्ट पॉइंट हम ये डिस्कस करते हैं इस जर्नी में, क्योंकि जब धोनी कप्तान बने, चाहते तो T20 में, क्योंकि एक नई टीम आई थी, तो दिनेश कार्तिक को भी एक रेगुलर प्लेयर बना सकते थे, पर तब भी दिनेश कार्तिक समहाउ मुझे लगता है ओवर द इयर्स अपनी जगह कभी भी कंफर्म नहीं कर पाए। मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि कोई बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, उससे पहले दिनेश कार्तिक ने कुछ ऐसा करके दिखा दिया
कि अब टीम मजबूर हो गई उनको स्क्वाड में लेने को। बहुत बड़ा एग्जांपल 2019 का वर्ल्ड कप था, 19-22 में भी ले लिया था टीम के अंदर, 22 में लिया था जब ऋषभ पंत की बात हुई थी कि उनको खिलाना चाहिए था। सर ऐसा बहुत बार हुआ उनके करियर में कि उन्होंने फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस दिखाए हैं, बट जैसे अभी हमने संजू सैमसन की बात करी थी कि उनको कभी रेगुलर मौके नहीं मिले, क्या हम सेम दिनेश कार्तिक के लिए भी कह सकते हैं? क्योंकि मुझे उनका स्टार्टिंग के करियर का इतना ज़्यादा अभी मैंने रिसर्च नहीं करी है कभी, तो आप बेटर बता पाएंगे कि क्या उनको भी कभी कंसिस्टेंटली मौके नहीं मिल पाए, इससे शायद वो एक बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाए उतने? देखिए मेरे ख्याल से दिनेश कार्तिक पर्सनल लेवल पर भी संघर्ष कर रहे थे थोड़ा बहुत, उनके अच्छा। जो जीवन में शादी हुई थी उनकी, अच्छा, इस लेवल पर भी वो संघर्ष कर रहे थे। आप पर्सनली अगर आप फ्री नहीं हो, कई तरह से पर्सनल लेवल आपका फैमिली लाइफ सही नहीं जा रही हो, तो उसका असर भी आपके गेम पर पड़ता है। वो दो जगह कंसंट्रेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो ये इसका असर मेरे ख्याल से, इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं होती है या किसी का ध्यान नहीं गया हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये फैक्टर भी काम किया होगा। धोनी के साथ ऐसा नहीं था, उनके करियर सब कुछ उनका सुलझा हुआ था, उनकी पर्सनल लाइफ तो बहुत पर्सनल लाइफ वो सुलझे हुए इंसान ही है। शादी भी की तो कई जगह चर्चाएं उनकी हुई थी, कई लोगों के साथ, कई बड़े बड़े बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ भी चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने जो पहले से डिसाइड कर रखा था वो उसी से शादी की। तो इस मेरे ख्याल से पर्सनल लाइफ का थोड़ा बहुत दिनेश कार्तिक के करियर पर असर पड़ा। जब दोबारा शादी हुई तो उसके बाद आप ध्यान दिए होगा करियर का ज़्यादा स्मूथ रहा है। तो कौन सा फैक्टर कौन से प्लेयर की लाइफ में असर कर रहा हो, ये काफ़ी समझना थोड़ा मुश्किल होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है सर ये, और ये तो पूरी दुनिया के सामने है कि धोनी फिर अब मैं तो मानता हूँ कि इंडिया के इतिहास के सबसे सक्सेसफुल कप्तान रहे हैं, जो ट्रॉफीज उन्होंने जीती हैं और जो उनका इम्पैक्ट रहा है। मतलब आज की डेट पे जो भी बड़े खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सब उनके अंडर ही निकल के आए हैं, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, तो उनका इम्पैक्ट जो रहा है इंडियन क्रिकेट में वो, मतलब लोग, मैं हमेशा से सचिन का सबसे बड़ा एडमायरर रहा हूँ सर, बट मैं समझता हूँ कि धोनी का भी जो इम्पैक्ट है ना वो मतलब सेकंड टू नन है, वो भी मतलब उस टॉप लेवल पे आते हैं। सुनील गावस्कर ने उनका ऑटोग्राफ ले लिया अपनी शर्ट पर, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? बिल्कुल सर। और अभी क्योंकि हमने ये बातें करी एंड आपने सर ब्लू कोट पहना हुआ है लखनऊ सुपर जायंट्स के कलर का, और अभी हम विकेट कीपर्स की बातें कर रहे हैं, तो मैं ज़रा केएल राहुल के बारे में बातें करना चाहता था। वैसे केएल राहुल का ना करियर एक ऐसा रहा है, अभी हमने टैलेंटेड लोगों की बातें करी, केएल राहुल में भी सब बहुत टैलेंट है, कोई सवाल ही नहीं होता इसके ऊपर, बट टाइम एंड अगेन हमें देखने को मिलता है कि वो कोई भी सीरीज जब खेलते हैं वो शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, बट एंड आते आते जो है वो फॉर्म एकदम से गायब हो जाता है। सबसे लेटेस्ट एग्जांपल अभी बीजीटी का रहा है, टू द पॉइंट कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी जब आ रही है, जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा शायद चैंपियंस ट्रॉफी चल रही होगी उस टाइम पे, एंड शुरू होने से पहले भी ये बातें चल रही हैं कि क्या केएल राहुल को टीम में होना भी चाहिए, फिर ऋषभ पंत को होना चाहिए। मैं सर पर्सनली आपको अपना एंगल देता हूँ, फिर आप बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा हूँ केएल राहुल को लेकर, और रिसेंटली 1-2 महीने में ना मुझे थोड़ा सा एज अ सपोर्टर, एज एन एडमायरर हर्ट फील हुआ है कि यार अब 30 साल के ऊपर की उम्र हो गई है, हम इतने सालों से सपोर्ट कर रहे हैं कि टैलेंट बहुत है, कभी ना कभी लिव अप करेंगे, बट क्या आपको अभी भी हम ग्रूम ही कर रहे हैं एज अ यंगस्टर व्हेन यू आर 30+? एंड ऋषभ पंत ने आके टेस्ट में जितना इम्पैक्ट दे दिया है, केएल राहुल ने अभी तक नहीं दिया, उनसे 5-6 साल छोटे हैं वो। सर केएल राहुल की इतनी ट्रोलिंग वोलिंग होती है, क्या उनका रीज़न है? ये भी मैंने बहुत लोगों से पूछा है, नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, मैं आपसे एक नया पर्सपेक्टिव चाहता हूँ सर। आप एलएसजी के साथ भी काम करते हैं, आपको बेटर पता होगा, क्या सीन है सर उनके साथ एग्जैक्टली? देखिए मैं एज ए जर्नलिस्ट बात कर सकता हूँ, एज ए एलएसजी के साथ जुड़ा हूँ, उसमें ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। मैं राहुल के साथ कई बार दिक्कतें हुई, कई बार वो इंजर्ड हो गए हैं, कई बड़े टूर्नामेंट के पहले वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो ये एक तो फैक्टर रहा है। दूसरी बात, जब उन्हें मौका मिला है तो कोई एक पोजीशन उनको नहीं दिया गया बैटिंग का। आप उनसे नंबर 1 पर भी ओपनिंग भी करवाते हो, 3rd नंबर पर भी खिलवाते हो, और 7th 8th पर भी खिलवाते हो, तभी कंसिस्टेंसी उन पर मैनेजमेंट ने लगातार भरोसा करके मौका नहीं दिया, तो ये थोड़ा बहुत असर हो सकता है। अब आपने आईपीएल में भी देखा होगा, पंजाब के खिलाफ उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी पारियां खेली थी। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वो टीम अगर साथ नहीं दे रही है तो एक टैग बन जाता है, एक परसेप्शन बन जाता है कि ये प्लेयर स्लो खेलता है, जबकि स्लो नहीं खेलते, बाकी प्लेयर भी तो हैं खेलने के लिए। वो किसी का कभी कभी हो सकता है, मैं सारी इनिंग की बात नहीं करता हूँ, किसी किसी इनिंग में ज़्यादा बॉलर अच्छा हो, ज़्यादा पिच मतलब अच्छी नहीं हो तो उस पर स्लो हो जाता है कई बार, लेकिन
एग्रेसिव बैट्समैन है वो, बल्लेबाजी अच्छी की है, लखनऊ के लिए भी उन्होंने अच्छा खेला है। और वही मुझे लगता है कि 2 फैक्टर है उनके करियर में, एक तो उन पर कभी एक लंबा नहीं दिया गया स्टैंड नहीं दिया स्टैंड, और दूसरी बात वो कई बड़े टूर्नामेंट के पहले वो चोटिल हो जाते हैं। तो ये मुझे यही लगता है। और टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, जो शॉट्स होते हैं या जो उनका गेम होता है बिल्कुल किताबी गेम होता है। या हो सकता है आज के ज़माने में किताब से निकल के भी आगे खेलने की ज़रूरत पड़ती है, T20 में तो स्पेशली, या T20 में तो ज़रूरत है ही। कह सकते हैं भाग्यशाली उतने नहीं रहे हैं, ये कह सकता हूँ, क्या कर सकते हैं। उस वक्त तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उस टैलेंट को वो गेम में नहीं उतार पाए, ये कह सकते हैं। सर एज अ पर्सन देख के तो मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि यार ये आदमी जितना अच्छा कर सके करे, क्योंकि ही कम्स अक्रॉस एज अ वेरी नाइस गाय। देख के बहुत सॉफ्ट स्पोकन लगते हैं, बहुत हम्बल से लगते हैं देखने में। मुझे बस प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी उनके करियर को लेके ये होती है। अभी कुछ टाइम पहले वी ऑल्सो मेड अ पॉडकास्ट ऑन हिज करियर, थ्रू आउट हिज करियर कैसे उनकी जर्नी रही है उस पर। एंड उनका जो स्टार्ट हुआ था एक टाइम पे 2016 के अराउंड, वो T20 स्पेशलिस्ट बन चुके थे, जहाँ पे वो अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेल रहे थे। मतलब ही वॉज सूर्य कुमार यादव बिफोर सूर्य कुमार यादव, वैसे टाइप के शॉट्स। विराट कोहली, रोहित शर्मा, कोई ऐसा टाइप के शॉट्स नहीं खेलता था। एंड वहाँ से लेके 4-5 साल बाद जब हम लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं फॉर हिज लो स्ट्राइक रेट, एंड द गुड थिंग इज कि अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने आई थिंक लखनऊ के साथ ही खेलते हुए एक बार किसी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोली थी ये चीज़ कि आई रियलाइज कि ओपनर्स का गेम अब चेंज हो चुका है T20 फॉर्मेट में, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो मतलब वो हो नहीं पा रही अल्टीमेटली चीज़। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तारीफ तो बनती है उनकी, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या हो गया कि उनका गेम इतना पीछे छूट गया T20 फॉर्मेट में, ऐसा कैसे हो सकता है? और मेरे ख्याल से वो तीनों फॉर्मेट के बीच में एडजस्टमेंट नहीं बैठा पाए, जल्दी नहीं बैठा पाए। T20 जैसे आपने कहा कि अच्छी शुरुआत की थी, उसके बाद टेस्ट मैच, वनडे में, तीनों में स्विच करने में उनका मुश्किल हुई। तो मेरे ख्याल से उनको दो फॉर्मेट खेलना चाहिए था। T20 तो बिल्कुल अलग गेम हो जाता है, टेस्ट अलग हो जाता है। तो सिलेक्टर्स को भी उनको किसी एक फॉर्मेट के लिए या 2 फॉर्मेट के लिए तैयार करने, या खुद को उनको तैयार करना चाहिए था। तीनों के बीच में उलझ के मेरे ख्याल से वो रहेगा। सो दैट्स अ वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। हमने उसी पॉडकास्ट के दौरान ये चीज़ नोटिस करी थी कि थ्रू आउट हिज करियर एक भी ऐसा साल नहीं था जहाँ पे वो तीनों फॉर्मेट में एक्सेल कर रहे थे। तो एक्चुअली में दिस इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। शायद अगर वो एक फॉर्मेट पे या 2 फॉर्मेट पे स्टिक करते तो उन दोनों में एक्सेल कर पाते। प्लस पता मुझे लगता है लोग ये भूल जाते हैं कि 3 फॉर्मेट खेलना अच्छे से खेलना, हाँ, वो गिनती पे उंगलियों पे प्लेयर्स पूरी दुनिया में जो कि वो चीज़ कर पाते हैं। मतलब इफ यू वेरी ऑनेस्टली लुक एट इट, तो हमारी पूरे जो मॉडर्न डे क्रिकेट है इसमें से विराट कोहली ने करा है, फैब 4 में और किसी ने नहीं करा। रोहित शर्मा टेस्ट में अभी भी सवाल है उनके ऊपर, ओनली विराट कोहली हैज डन इट। तो शायद वो स्टैंडर्ड भी हम ज़्यादा अब नॉर्मली हाई सेट करते हैं। एंड सर मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको देना चाहता हूँ और आप बताइएगा आप अग्री करते हैं कि नहीं। मैंने सर जब मैं रिसर्च कर रहा था KL राहुल के बारे में, एक तो ना सबसे पहले ये नोशन दिमाग में आती है कि उनको कंसिस्टेंटली चांसेस सेम पोजीशन पे नहीं मिले। मैंने इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से जब एनालाइज करा तो ये भी मुझे सच निकल के आया कि सर जैसे क्या होता है, मैं मान लीजिए एक ओपनर हूँ, मुझे चांस दिया गया टीम में, या तो मैं अच्छा परफॉर्म कर दूंगा कि फिर मैं ड्रॉप ना करा जाऊँ, मुझे कंसिस्टेंटली चांस मिलेंगे, या फिर ये होगा कि मैंने परफॉर्म शायद उतना अच्छा नहीं करा तो मुझे टीम से हटा दिया जाएगा। KL राहुल के साथ क्या हुआ है कि उनको टीम से कभी हटाया नहीं, उनको तीनों फॉर्मेट में रखा, और जब उनकी परफॉर्मेंस शायद एज एन ओपनर उतनी अच्छी नहीं रही तो उनसे कहा गया कि यार पर ये इतना टैलेंटेड इंसान है, मुझे पता है आगे जाके परफॉर्म करेगा, तो मैं टीम से तो नहीं निकालने वाला, चलो मैं इसको नीचे एडजस्ट करने का ट्राई करता हूँ। तो जो वो पोजीशंस चेंज भी हुई है ना, हाँ इसमें कुछ हद तक ये बात सच है कि उनको और बड़ा स्टिंट आप शायद दे सकते थे एट सेम पोजीशन, बट द वेरी फैक्ट कि उनको एटलीस्ट टीम से नहीं निकाला गया, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का हमेशा ट्राई करा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अभी जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई है सर, जब रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में नहीं थे, पिछले 2 साल से पूरी WTC साइकिल में 23 से 2025 तक रोहित शर्मा हमारे ओपनर थे। पूरी इंडियन टीम ने एक प्लान बना रखा था कि हमें रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करनी है। इस पूरे साइकिल की लास्ट सीरीज में आके रोहित शर्मा ने कहा नहीं यार, लेकिन मुझे KL राहुल बैटिंग करता हुआ बड़ा अच्छा दिख रहा था, मैं अपने आप को सैक्रिफाइस करूंगा, मैं टीम की स्ट्रैटेजी चेंज कर दूंगा ताकि KL राहुल ऊपर खेल सके। तो ऐसा भी नहीं है कि टीम ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करी है KL राहुल को अकोमोडेट करने के लिए, वो भी सच है, एक दूसरा साइड ऑफ द कॉइन है। तो सिर्फ मुझे लगता है कि जब लोग कहते हैं कि
केएल राहुल को डिफेंड करने के लिए कि यार चांस नहीं मिला सेम पोजीशन पे, पर बात तो ये भी है ना कि परफॉर्म भी नहीं करा हर बार सेम पोजीशन पे, वो भी सच है कहीं ना कहीं। और रखा भी गया तो आप विकेट कीपर के तौर पर भी रखा गया उनको, बहुत ट्राई करा, एडजस्ट किया गया कि विकेट कीपिंग तो कर ही लेंगे, बैटिंग तो करते ही हैं या कर ही लेंगे जी। तो इसलिए उनका हाँ कह सकते हैं मौके तो मिले ही हैं, लेकिन लगातार तो क्या मौके मिलेंगे, लगातार तो टेस्ट मैच भी नहीं हो रहा, लगातार T20 ही खेला जा रहा है आजकल। और सर इंडिया में तो इतना कंपटीशन है, वैसे ही मुश्किल है। मतलब मैं जानता हूँ कि ये गलत बात है, एक्सपेक्टेशन गलत है, लेकिन जो 150 करोड़ की पॉपुलेशन में से टॉप क्रिकेटर्स निकल के आते हैं वो ये अब नॉर्मल चीज़ ही करते हैं, तभी वो खेल भी पाते हैं, वरना हम सब भी क्रिकेटर बन ही गए होते अभी तक कहीं ना कहीं। तो आई थिंक सर ये तो सच है। मतलब आप कुछ कह रहे थे सर? वही ऑब्जर्व किया है कि जो T20 फॉर्मेट है उनका गेम उतना सूटेड नहीं था इस फॉर्मेट के लिए, लेकिन अब आज के समय में सबसे ज़्यादा तो T20 की डिमांड है और T20 ही खेलना है आपको। अगर रिटायरमेंट भी लेते हो तो इसी फॉर्मेट में आपको IPL खेलना है या बाकी लीग खेलना है, तो उसमें इनको राहुल को या बेहतर एडजस्ट करने की ज़रूरत है। सर एक इस टॉपिक से आगे हटके ऐसे रैंडम सवाल था कि आपने से 2003 का वर्ल्ड कप भी कवर कर रखा है, जो भी आपकी मेमोरी है जब भी आपने क्रिकेट देखा है, कौन सा ऐसा ICC इवेंट है जो इसमें इंडिया सबसे ज़्यादा अनलकी थी कि यार ये तो जीतना चाहिए था लेकिन ये नहीं जीते? 2003 फाइनल में पहुंचे थी टीम सर 3 या 23? 23 और 3, क्योंकि सर 23 में तो डोमिनेट करते, 3 में हमें पता था कि ऑस्ट्रेलिया बेटर टीम, प्लस घर पे था मैच। और घर पे भी नहीं था ना वो, मतलब वो पहुंचे थे, हर मैच अच्छा किया था। एक भी मैच हारे नहीं थे, उस बार भी नहीं हारे थे, इस बार भी नहीं हारे थे, उस वक्त भी नहीं हारे थे। अच्छा जी। और मतलब ऑस्ट्रेलिया को भी हराया भी था, लेकिन फाइनल में बिल्कुल उल्टा हो गया, बिल्कुल अच्छा, मुझे याद नहीं, बिल्कुल सरेंडर कर दिया, बहुत कम स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी टीम, चेस कर रहे थे। जहाँ तक मुझे याद पता। सर मतलब लोग ऐसा कहेंगे ना कि 23 का जो था वो घर पे था, फेवरेबल कंडीशन थी, आपका होम क्राउड था, पिच आपने ही डिसाइड करी थी कैसी बननी है, पूरा डोमिनेट करते आप आ रहे थे, तो वही तो गलती हो गई जहाँ पिच डिसाइड किया आपने। बस वो बात तो है। प्लस 23 में जो ऑस्ट्रेलिया डिसाइड नहीं करना था आपको, ये बात तो सही है। सर क्या करी थी पिच डिसाइड, ये क्या लगता है आपको? चॉइस तो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सर? ICC के अंडर नहीं आती पिच। ICC किसके अंडर है? वो सर अलग बात है। अभी 2 दिन पहले ही पीटरसन का आपका स्टेटमेंट आया था। क्या चीज़ सर? ये सारे ICC को BCCI चला रही है, सारे फंडिंग BCCI से आते हैं। सच बात भी है। तो इतनी बात तो मान सकती है ICC। हाँ मतलब मोहम्मद कैफ भी कहते हैं कि मैंने अपने सामने पिच का कलर बदलते हुए देखा था मैच से पहले, जिस तरीके से प्रिपरेशन हो रही थी, तो मैं भी सरप्राइज नहीं हुआ। और कल को निकल के आती न्यूज़ की BCCI ने पिच को टैम्पर करा था वहाँ पे। टैम्पर चेंज किया, टैम्पर क्या कर सकते हैं, टैम्पर तो गलत शब्द है, बट हाँ चेंज किया था, मॉडिफाई किया था ताकि पिच थोड़ी स्लो हो जाए। अल्टीमेटली वही हो गया, ये उल्टा पड़ गया। मतलब सर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, आप अपना बताना कि शायद इस जनरेशन का भी बायस है, लेकिन मैंने जितना स्टडी करा 2003 वर्ल्ड कप को, मुझे लगता है कि उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया वॉज द टीम टू बीट। यहाँ पर तो था कि भाई इंडिया अगर नहीं जीत रही घर पे तो जूते पड़ेंगे सब। बिल्कुल। और वो नहीं जीते इसलिए क्योंकि हम फेवरेट्स थे, और जिस तरीके से हम हारे, मतलब फाइनल में भी एक टाइम पे था जब वो 3 विकेट गिर गए थे स्टार्टिंग में कि यार हम जीत रहे हैं मैच। मैं सबको कहानी बताता हूँ, हम लोग ना नीचे सोसाइटी में ही स्क्रीनिंग हो रखी थी और हम चिल्ला के पागल थे कि अब तो पक्का जीत रहे हैं। जब मिड पॉइंट आया था ना इनिंग्स का, जब इंडिया ने 220-240 जो बनाए थे, तो सबका कहना था कि कम है। और सर मैं इतना ज़्यादा डिल्यूजन में था उस टाइम पे, मैं जो भी नीचे मिला सबको कहता कि हम जीत रहे हैं भाई, आज डन है, आज तो शमी ये विकेट लेगा, बुमराह ये विकेट लेगा, और जो भ्रम टूटा उसके बाद। पर सर अगर हम लोग थोड़ा सा करंट जनरेशन के ऊपर आए, मैंने सर एक चीज़ ना अभी रिसेंटली पृथ्वी शॉ और यशस्वी जायसवाल के जो कोच हैं, सेम कोच है मेरे ख्याल से, उनका एक इंटरव्यू सुना था, तो उनने पृथ्वी शॉ के बारे में कुछ बताया और फिर जायसवाल की बातें आई। सर पृथ्वी शॉ के भाई मैंने बहुत रिसर्च करी है, तो डेफिनेटली वो तो है कि यार जो एम्बिशन होना चाहिए या फिर जो हो सकता था वो भी नहीं चल रहा है, और जो भी रीजंस हैं उनके। बट जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी जो कि अभी टॉप पर चल रहे हैं, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में कोई बड़ी बात नहीं, वो खेलेंगे भी तो। और उनका जब मैंने कोच का इंटरव्यू सुना तो उसमें भी कुछ टेढ़ी बात निकल के आई कि जायसवाल का भी कुछ एकदम वैसा सीन नहीं है जो कहानी बनाई वो ऐसा नहीं। और एट द सेम टाइम कुछ ऐसा भी है कि जैसे जब से वो बड़े खिलाड़ी बने हैं तो शायद वो कोच से इतना बात भी नहीं हो पाती है, एंड पहले उनके कोच जो थे वही उनका पैसा मैनेज किया करते थे। तो वैसे जायसवाल ने कहा कि मुझे सब अपना अलग करना है पूरा। तो अपेरेंटली ऐसी भी चीज़ है, आई विल रिसर्च मोर एंड मेक अ पॉडकास्ट ऑन दिस सम टाइम, बट
जायसवाल का भी अपने कोच से शायद बहुत अच्छा कोई रिलेशनशिप अभी नहीं है, इसके बारे में सर क्या पता है आपको कुछ? देखिए, जहाँ तक पैसे की मैनेजमेंट की बात है, अब इतना बड़ा प्लेयर हो, इतने पैसे आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कोई अपना ही बंदा रखेगा जो मैनेज करे, बिल्कुल उसके सही बात है। मैनेजर होंगे, होना भी चाहिए। होने भी चाहिए। दोनों की कहानी, पृथ्वी शॉ की भी, मतलब बैकग्राउंड दोनों का बहुत एक तरह से सेम ही रहा है। हाँ। ये यूपी से उठ के गया, वो बिहार के गया से गया। थोड़ा सा एटीट्यूड का शुरू से ही प्रॉब्लम रहा है पृथ्वी शॉ में। पृथ्वी शाह नाम था उनका। अच्छा शाह, उन्होंने बर्नार्ड शॉ के नाम पर शॉ कर लिया वहां जाके। सही में हुआ है? ये मुझे नहीं पता था जी। कहीं ना कहीं उनको लगा कि ज्यादा कैची नाम, ज्यादा कैची होगा, ज्यादा मॉडर्न नाम होगा। तो ये सब जो थिंकिंग होती है ना, खुद पर भरोसा नहीं करना, खुद पे नाम पे भरोसा नहीं करना, ये शुरू से ही उनमें लग रहा। ये एटीट्यूड गेम में कहीं कहीं रिफ्लेक्ट करती है। और जब आपको सचिन जैसे लोगों ने तारीफ की, उन्होंने कहा कि बैटिंग अपना जो स्टांस है या स्टाइल बदलना नहीं, उसके बाद जो शोहरत मिल गई, इतनी इंस्टेंट पॉपुलैरिटी मिल गई। हालांकि उनके पिताजी मदर नहीं थी, वहाँ से वो लोग शिफ्ट करके मुंबई गए सिर्फ क्रिकेट के लिए, बेटे के लिए वो उसके पिताजी ले गए काम करने के लिए, वहाँ सेटल हुए, किसी तरह इसको क्रिकेट करियर बनाया। लेकिन सफलता जब मिल गई ना अचानक, जल्दी तो नहीं बोलूँगा मैं, अचानक शोहरत और दौलत मिल गई तो उसको संभाल नहीं पाए पृथ्वी शॉ। और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ये विराट कोहली भी थोड़ा भटके थे, जैसा कि पहले बताया था, लेकिन तुरंत संभल गए थे। पृथ्वी शॉ संभल नहीं पाए। वो सर उनके विराट कोहली के तो अंदर से आवाज़ आई थी ना कि मुझे चेंज करना है सब। तो पृथ्वी शॉ समझ नहीं पाए और आज इसी कारण वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बाहर हैं, कोई आईपीएल तक में उनका नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार तो शायद वो बिके भी अनसोल्ड रहे। तो इतनी कम उम्र में एक प्लेयर, इतना टैलेंटेड प्लेयर अनसोल्ड रहा है सिर्फ एटीट्यूड के कारण, डिसिप्लिन के कारण। डिसिप्लिन नहीं है थोड़ा तो सर लगता है, मतलब पृथ्वी शॉ का, मतलब मुझे ऐसा भी लगता है कि कई बार कि जैसे थोड़ा ऑब्वियस चीज़ें हैं पृथ्वी शॉ के साथ, यू डोंट हैव टू गो मच इनटू क्रिकेट, या फिर आपको क्रिकेट की बहुत डीप नॉलेज नहीं होनी, अगर नहीं भी होगी तो भी आपको पता होगा व्हाट एग्जैक्टली इज रॉन्ग इन हिज करियर। जैसे कई बार आप उनके, आई नो इट्स काइंड ऑफ रॉन्ग टू कमेंट ऑन इट, बट मैं कह रहा हूँ जैसे लोग फिजिक को लेके उनका बोलते हैं दैट ही इज़ नॉट फिट इनफ राइट नाउ, फिर उनका मेंटल स्टेट उतना कुछ खास नहीं है। एज फार एज जायसवाल इज कंसर्न, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पिछले अगर हम लोग 1 साल की बात करें तो सिर्फ एक ही 3 फॉर्मेट का खिलाड़ी हमारे पास, दैट इज जायसवाल। उसके अलावा कोई भी, जसप्रीत बुमराह राइट, बट मतलब जसप्रीत बुमराह तो अपने पहुंच चुके हैं एज तक। जायसवाल का अगर एक आदमी इंडिया के लिए 3 फॉर्मेट खेल रहा है तो कहाँ ही उसके पास टाइम होगा। पहली बार तो अपने कोच के साथ रेगुलरली बात करने का, सेकेंडली जिस टाइप का पैसा अब उनके पास आ रहा है, स्टार्टिंग ऑफ द करियर में उतना पैसा नहीं आ रहा होगा, अब तो मतलब करोड़ों में बोली लग रही है अगर उनके आईपीएल में, तो ही वुड वांट समवन जो कि इस फाइनेंशियल मैनेजिंग में प्रो है, वो बंदा मैनेज करे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। जब मैं उनका इंटरव्यू देखा था, जो उन्होंने बात बोली थी, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे वो भी थोड़ी वियर्ड लगी थी सुनकर, एंड आई विल डेफिनेटली रिसर्च मोर ऑन दिस। बट उन्होंने समथिंग ऑन द लाइन्स ऐसा कहा था कि जब जायसवाल को मैं क्रिकेटर बना रहा था उस टाइम पे मैंने कहा था कि यार देखो, हम दोनों मिलकर मेहनत कर रहे हैं, तो जो इस मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा वो भी हम दोनों मैनेज करेंगे। अब वो इनिशियली पैसे मैनेज करते थे, बट जब जायसवाल के पास अब वो मेन स्ट्रीम हो चुके हैं, ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो डेफिनेटली वो चाहेंगे अलग से पैसा मैनेज करना। और इसमें मुझे एक बहुत ही बुरी चीज़ ये लगी कि आप एज अ कोच अगर एक टीचर का काम कर रहे हो, उसको आप बिजनेस बना रहे हो क्या, कि मैं आपके साथ पैसा शेयर करूंगा, कोई टीचर आपसे रिवॉर्ड नहीं लेता। हाँ तो वो मतलब सही सच्चे गुरु की तरह आपने शायद वो बात नहीं करी। बना रहे तो ये भी स्टेटमेंट बहुत वियर्ड है, बहुत वियर्ड स्टेटमेंट। प्लेयर को बना रहे हो, आप तराश रहे हो, ठीक है, आप उसको ट्रेंड कर रहे हो, उस हुनर को बेटर कर रहे हो, ये ठीक है, लेकिन आप बना रहे हो, कोई किसी को बना नहीं सकता। आज के ज़माने में जब इतना कंपटीशन है, आप कैसे किसी को बना सकते हो यार। तो खुद का स्ट्रगल से टीम में जगह नहीं मिलती है। मोहम्मद शमी को यूपी छोड़ के कलकत्ता जाना पड़ा, कितने प्लेयर को जाना पड़ा, बिहार से वो गए, जो भी नए प्लेयर आए हैं उसमें कलकत्ता की तरफ से खेल रहे थे। तो किसी को आप बना नहीं सकते, आप टैलेंट नहीं हो तो कैसे बना सकते हो। बिल्कुल सर। और पता है ये क्योंकि नए प्लेयर्स की बात हो रही है, मैं थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में पूछना चाह रहा था, इसके बाद हम लोग एंड करते हैं पॉडकास्ट को। सर आपने इतने सालों तक जब ये क्रिकेट को क्लोजली फॉलो करा एज ए जर्नलिस्ट, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में कोई ऐसे 2-3 क्या बुरी चीज़ें जो कि लोगों को नहीं पता लेकिन पता होनी चाहिए, ऐसा कुछ है सर आपके पास? कोई डार्क साइड हो, कुछ ऐसा हो?
देखिए किसी चीज़ का प्रूफ तो नहीं होता, लेकिन बातें चलती रहती हैं कि डोमेस्टिक टीम में चुना जाना भी आसान नहीं होता। कई बार तो बाहर चीज़ें आई हैं कि रिश्वत देकर भी टीमों में आए हैं। सर वो तो ये सब चीज़ें तो थोड़ी बहुत चलती रहती है। लेकिन आज के ज़माने में मेरे एक कोच से बात हुई थी कि इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर होते हैं तो आप कैसे जज करते हो। तो उनका भी यही मानना था कि सब लोग 19-20 ही टैलेंट होता है आज के ज़माने में। बच्चों में 19-20 में टैलेंट होता है, बहुत क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज होता है। जो उसमें खुद आगे आता है, आगे बढ़कर शो करता है, और जो या सुपर टैलेंटेड होता है, टैलेंटेड तो सब है आज के ज़माने में, जो सुपर टैलेंटेड होता है वही आगे जा पाता है। उनका ये कहना था कि 19-20 टैलेंट सब में है, सुपर टैलेंटेड और खुद को कैसे आगे ला पाता है, वो खुद को पहचान कैसे बना पाता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी मतलब आगे प्लेयर बढ़ पाते हैं। आई थिंक बहुत अनफॉर्चुनेट रियलिटी है क्रिकेट की। एंड यहाँ पे जैसे लोग कहते हैं ना कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है। यू हैव टू बी प्रेजेंट एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। अगर आपने सही टाइम पे जब सिलेक्टर देखने आया हुआ है मैच तब आपने रन बना दिए तो शायद आपसे टैलेंटेड खिलाड़ी होगा टीम में, उसको चांस नहीं मिल पाएगा आगे जाके। बट आपने उसके सामने रन बना दी तो आपको चांस मिल जाएगा। और आजकल डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऐसा नहीं है कि कोई उसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। उसके सबके डेटा वगैरह सब आते ही रहते हैं जी। लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा हो, लेकिन डेटा तो सब जगह अवेलेबल नहीं है। क्रिकेट इन्फो से लेकर जितने साइट्स हैं, कई साइट्स तो लाइव भी दिखलाते हैं, तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सेलेक्टर्स की भी नज़र रहती है, टीमों के जो फ्रेंचाइजीज है उसके स्काउट जाते हैं मैच देखने के लिए, वो टैलेंट को लाते हैं। आपने देखा होगा कि हम लखनऊ सुपर जायंट्स में कई नई प्लेयर लिए हैं जिनका आप नाम भी नहीं सुने होंगे, या फिर मुंबई इंडियंस खास करके उसने शुरू में बोली नहीं लगाई जी, लास्ट में उन्होंने नए नए प्लेयर्स पर बोली लगाई, खरीदा था अभी जो हुआ था ऑक्शन में जी। तो उनके जो स्काउट रहते हैं सब पूरे इंडिया में घूमते हैं, पता लगाते हैं टैलेंट कहाँ है, कौन प्लेयर में, तो उसके अनुसार अगर आप टैलेंटेड हो, सुपर टैलेंटेड हो, तो आपको मौका मिल सकता है। सर ये काफ़ी अच्छी चीज़ बोली आपने। इससे ना एक क्वेश्चन उठ के आता है कि आईपीएल का क्या एक्चुअली में इंडियन क्रिकेट पे असर अच्छा है या फिर गंदा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं 2024 हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते, बट जब से आईपीएल आया उसके बाद से हम T20 वर्ल्ड कप जीते नहीं थे अब तक, फाइनली अब जाके जीते हैं। तो नेचुरली सवाल उठता है कि आईपीएल क्या अच्छा कर रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए या गंदा कर रहा है। एंड यहाँ पे आई थिंक एक पॉजिटिव तो ये है ही कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे जहाँ पे एक सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ सिलेक्टर्स होते थे जो कि सिलेक्ट करते थे आपको फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, अब आईपीएल की फ्रेंचाइजेस के स्काउट्स हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर, आईपीएल तो 2 महीने चल रहा है, बाकी 10 महीने पूरी कंट्री में घूमेंगे, इधर उधर से प्लेयर्स पकड़ के लाएंगे, तो उनसे उनको एक लाइमलाइट मिलती है, एक मौका मिलता है अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो ये पॉजिटिव भी है, बट डू यू थिंक नेगेटिव्स भी हैं यहाँ पे? मुझे तो लगता है ज़्यादातर पॉजिटिव है, क्योंकि अभी तक अगर आप टेस्ट इंटरनेशनल टीम में नहीं भी आते हो तो आप अगर आईपीएल खेलते हो तो एक आपके करियर बन जाता है जी। इतने पैसे आ जाते हैं कि आप बाकी ज़िंदगी, अगर आप 2 सीज़न भी खेल लिए, 3 सीज़न भी खेल लिए, तो बाकी ज़िंदगी आप बिता सकते हो उस पैसों से। और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत पैसा आ गया, ऐसी बात नहीं है। अगर आप रणजी के सारे मैच खेलते हो तो 1 करोड़ रुपए से कम आपकी सैलरी नहीं जाती है। अच्छा 1 करोड़ तक पहुंच गई है पूरे, अगर सीजन आपने खेल लिया तो। मेरे ख्याल से तो आईपीएल तो रिवोल्यूशन लाया क्रिकेट में। अगर कैरी पैकेट्स के बाद कोई बड़ा रिवोल्यूशन है तो आईपीएल है। अगर नहीं है रिवोल्यूशन होता तो इतने दुनिया भर में लीग क्यों खुल रहे हैं? हर कंट्री के पास लीग है, श्रीलंका है, बांग्लादेश जैसे कंट्री के पास लीग है, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज के तो काफ़ी पॉपुलर है, साउथ अफ्रीका में भी चल ही रहा है। तो इतने लीग नहीं खुलते। और एक और नया फॉर्मेट 100 करके आ रहा है जो आपने सुना ही होगा इंग्लैंड में। सर T10 की भी तो बातें हो रही हैं, T10 की बातें हो रही है। तो 100 में तो आपने देखा होगा कि टेकीज ने भी अब दिलचस्पी दिखाई और टीम खरीदी है। आप सोच सकते हो कि इतने बड़े बड़े लोगों ने अगर टीम खरीदा है साथ में मिलकर, जो टेक्निकल जार हैं, तो आप सोच सकते हो कि क्रिकेट को भी, मैं तो कहूँगा कि जो पोटेंशियल उसको पूरा टैप भी नहीं किया गया। फुटबॉल पॉपुलर है सबसे वर्ल्ड में, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, लेकिन क्रिकेट का जो पोटेंशियल है वो पूरा टैप नहीं किया गया था। लेकिन आईसीसी बढ़ा रही है, अमेरिका में भी कराया, एशियन कंट्री बहुत सारे हो रहे हैं, एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में भी ले जाने की बात की जा रही है, कॉमनवेल्थ में तो हुआ ही था जी। तो इसका जो फुटप्रिंट है काफ़ी बढ़ेगा आगे आने वाले समय में।
और मुझे लगता है कि जो पोटेंशियल है इसको अभी टैप करना भी बाकी है। अगर इतनी नहीं हो, इतना अगर ये फॉर्मेट इतना अच्छा नहीं होता तो इतने सारे लोग पैसे लगाने के लिए क्यों आते पीछे। सर आईपीएल का तो मुझे लगता है वैसे भी बहुत बेनिफिट है, हम लोग ज़बरदस्ती में थोड़ा नीचे डालते हैं आईपीएल को। और आईपीएल के प्लेयर आ रहे हैं नेशनल टीम में, प्लेयर आ रहे हैं, प्लस बीसीसीआई जो अब मोनोपोली बनी है उसमें बहुत बड़ा हाथ आईपीएल का है। जिस टाइप का पैसा आता है बीसीसीआई के पास, तभी हम लोग उस पोजीशन में है कि हम लोग कमांड कर सकते हैं कि भाई हम पाकिस्तान जाके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने वाले। और सबसे बड़ी इतनी कंट्री, इतना पॉपुलेशन है हमारे देश में जी, और हर शहर में 100 कम से कम 50 ये चल रहे हैं, एकेडमी चल रही हैं जी, इतने सारे बच्चे हैं, तो उनको फिर भी छोटा है आईपीएल तो फिर भी कुछ ही प्लेयर आ पा रहे हैं। अब जो छोटे छोटे स्टेट के भी लीग शुरू हुए हैं ना, उसके जरिए भी प्लेयर आगे आ रहे हैं, तो उनको भी मौका मिल रहा है। इतने जैसा कि सब कोच बता रहे थे, टैलेंटेड ही हैं सारे प्लेयर, 19-20 ही हैं जी, तो उनको भी मौका मिल रहा है इनके जरिए। तो मेरे ख्याल से तो आईपीएल से क्रिकेट के लिए अच्छा ही हुआ है। समय के अनुसार अब लोग बोलते हैं कि टेस्ट क्रिकेट इससे इसका असर पड़ रहा है, वनडे पर असर पड़ रहा है। कोई भी फॉर्मेट बंद नहीं होने वाला। वनडे के बारे में बात कर रहे थे, कहाँ बंद हो, इतना अच्छा सक्सेसफुल वर्ल्ड कप हुआ है, कम हुआ जरूर है। टेस्ट मैच तो चलते ही रहेगा, टेस्ट मैच तो कभी खत्म होने वाला एसेंस है वो क्रिकेट की। एसेंस है। जी 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 सर मैं एक्चुअली इसमें थोड़ा सा बैलेंस व्यू लेके थोड़ा प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है डेफिनेटली ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं एज अपोज टू जितनी बुरी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर हम लोग आज इंडियन क्रिकेट को इस लेवल पे लेके जा चुके हैं कि हम आईसीसी को डोमिनेट कर सकते हैं, जो कि लोग पॉपुलरली कहते हैं कि बीसीसीआई कंट्रोल करता है। तो ये आईपीएल अभी 2008 में आया है, बहुत ही रीसेंट एक फिनोमिना है। लोग शायद जिन लोगों ने रिसेंटली क्रिकेट देखना शुरू करा है वो चौंकेंगे सुन के, बट आज से 20 साल पहले भी इंडिया इस लेवल पे नहीं था। 2005 में हमारी इतना बोलबाला, इतना ज़्यादा कमांड, हम पावर नहीं करते थे आईसीसी के स्टेज पर। आईपीएल की आने की वजह से इंडिया को इतनी पावर और इतना कंट्रोल मिला, इतना पैसा मिला है कि हम आज असर्ट कर सकते हैं अपनी वैल्यू को। तो सर बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट के लिए तो ग्लोबल स्टेज पे जो प्रेजेंस है उसके लिए आईपीएल बहुत ही अच्छी चीज़ है। एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि हर चीज़ सर पूरी अच्छी तो नहीं हो सकती, ग्रे होता है, सिर्फ ब्लैक एंड लेकिन व्हाइट। इसमें सुधार किया गया, जैसे शुरू में ग्लैमर ज़्यादा हुआ करता था, Exactly. उन सबको हटाया गया धीरे धीरे। पार्टियां बहुत ज़्यादा होती थी सर पहले के 2 सीजन में तो वो किंगफिशर की पूरी पार्टीज हुआ करती थी हर मैच के बाद। फिक्सिंग वगैरह सबसे मतलब ख़त्म किया गया धीरे धीरे ना, तो उससे बेटर इवॉल्व हुआ है मेरे ख्याल से। आई थिंक सर स्टार्ट जब हुआ था आईपीएल तो ज़रूरत थी बॉलीवुड का इन्वॉल्वमेंट उसमें होता, ग्लैमर का इन्वॉल्वमेंट होता, ताकि आप पूरी इंडिया को कैप्चर कर सको। एक एवरेज इंडियन जो कि क्रिकेट इतना फॉलो नहीं करता वो भी क्रिकेट देखे। और जब वो प्लेटफॉर्म मिल गया उसके बाद आपने थोड़ा सा क्रिकेट सेंट्रिक ज़्यादा बना दिया आईपीएल को। एट द सेम टाइम जैसे अभी हमने टेस्ट मैचेस की बातें करी, मुझे सर ये तो लगता है डेफिनेटली कि एक शिफ्ट तो आया है बच्चों की साइकी में कि हम आईपीएल भी खेल जाएंगे अगर एज अ क्रिकेटर, अगर हम इंडिया के लिए ना भी खेलें तो जिंदगी सफल है, मतलब जिंदगी कट जाएगी, कुछ बुरा नहीं होने वाला, जो कि पहले नहीं था। पहले बहुत ज्यादा वो देशभक्ति वाला सीन था कि हमें कंट्री के लिए खेलना है, और आईपीएल तो चलो सेकेंडरी चीज है। आज की डेट में सर मैंने इतने लोगों से ऑफ द कैमरा बात करी, ये भी पता चलता है कि आईपीएल की टीम के ओनर से इतना प्रेशर होता है कि आप इंडिया के मैच भले ही मिस कर दो लेकिन आप आईपीएल के मैच मिस नहीं कर सकते। स्पेशली फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा होता है। इंडिया में तो फिर बीसीसीआई है। कितने बार हमने ऐसे केसेस देखे कि हमारे टॉप क्रिकेटर्स इंजर्ड होते हैं पर वो आईपीएल के मैचेस खेल पा रहे हैं और फिर इंडिया के मैच नहीं खेलते, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि पैसे इतना ज़्यादा दिए जा रहे हैं आपको। तो सर इसका अच्छी साइड बहुत है, बट आई थिंक 2-3 नेगेटिव्स भी हैं जो कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब वो भी एक रियलिटी का पार्ट ही है। ऐसा लगता है आपको? और नेगेटिव में मैं ये, जैसे हम T20 टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचे, उसके पहले हमने आईपीएल खेल रहे थे, उसके बाद में तैयारी करने का मौका नहीं 2023 में ये बात तो है, तो ये स्विच करने का मौका नहीं मिला। राइट। लेकिन अब फिर वो कब कराएंगे आईपीएल? एक तो या तो आप वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप को फाइनल के टाइम अलग कीजिए, क्योंकि जो विंडो है काफ़ी मुश्किल से बीसीसीआई ने खाली कराया है पूरे वर्ल्ड में। क्रिकेट उस समय बंद रहता है, बिल्कुल करीब करीब बंद ही रहता है, तो इस विंडो को आप शिफ्ट नहीं कर सकते। बल्कि तो बीच में चर्चा थी कि 2 बार आईपीएल कराया था। तो नेगेटिव, हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव तो होते हैं थोड़े बहुत तो। लेकिन सब अच्छी बात है कि जो नेगेटिव चीज़ें थी उसको आईपीएल से हटाया जाता है, उससे बेटर बनाने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पर भी जो इंस्पेक्टर होते हैं, क्या वर्ड है याद नहीं पड़ रहा है,
वो रहते हैं, मौजूद रहते हैं वहाँ पर। जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जो मैचेस में जो अपनाया जाता है ना, वो चीज़, सारी चीज़ें वहाँ पर अपनाई जाती ये एंटी करप्शन यूनिट के एंटी करप्शन यूनिट की बात करें तो वो सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और उसके अनुसार ही टीम मैचेस कराए जाते हैं। जी। बल्कि डिसिप्लिन के मामले में तो मैं कहूँगा कि टेस्ट इंटरनेशनल मैचेस से भी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। आप ग्राउंड पर भी नहीं जा सकते, कई बार तो टेस्ट मैच के बाद आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन रहता है। और BCCI के जो अधिक एंटी करप्शन वाले तो होते हैं, BCCI के एजेंट जो अधिकारी होते हैं वो कड़ी नज़र रखते हैं आपको, बिल्कुल आप डेविएट नहीं कर सकते। जी नहीं सर, और मैं इसको एंड इसी तरीके से करूँगा कि चीज़ें बुरी भी हैं डेफिनेटली और अच्छी तो बहुत ज़्यादा हैं, पर एक नेसेसरी ईवल मुझे लगता है, एक शब्द यूज़ करा जाए, अगर IPL को अगर आपको बुरा लगता है तो मैं कहूँगा कि एक नेसेसरी ईवल है। क्योंकि अगर हम IPL शुरू नहीं करते तो 4 साल बाद कोई और कंट्री कर दी थी और वो इस पावरफुल थी जिस पे आज हम लोग हैं। क्योंकि क्रिकेट का फ्यूचर यही है, टू द पॉइंट कि अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कैलेंडर में IPL के वो 2 महीने फिक्स्ड हैं। अब उसके चारों तरफ इंटरनेशनल मैचेस का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन IPL वहाँ से नहीं हटेगा। तो उस लेवल की डोमिनेंस है और ये ऑडियंस चाहती है। ऑडियंस चाहती है कि IPL जैसे फ्रेंचाइज टूर्नामेंट आए, इसीलिए IPL आज वो है जो कि उस मुकाम पे उसको पहुंचाया गया। आई थिंक ऑडियंस का बहुत बड़ा हाथ है। बट आई थिंक सर ऑन दैट नोट आज के लिए हम लोग खत्म करते हैं पॉडकास्ट को। आपको सर अच्छा लगा करके? बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत। ठीक है सर, अभी IPL का सीजन आ जाए, होपफुली LSG बेटर परफॉर्म करे तो उसके बाद हम लोग दोबारा शूट करेंगे पॉडकास्ट को। बाकी सर इफ यू वांट टू से एनीथिंग टू द ऑडियंस लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे तो? बस देखिए आप लोग IPL में हमारी टीम को सपोर्ट कीजिए, LSG लखनऊ सुपर जायंट्स को, जो भी अच्छा खेले उसको सपोर्ट कीजिए। हम लोग चूँकि यूपी से शूट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नोएडा से शूट कर रहे हैं, लखनऊ के हम लोग रहने वाले हैं, बिहार के, इस हिंदी बेल्ट की टीम एक ही है हमारी, लखनऊ सुपर जायंट्स। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, एज ए जर्नलिस्ट मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है सर, ऑन दैट नोट बस करते हैं आज के लिए, बाकी बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। इफ़ यू आस्क मी मेरा फेवरेट सेगमेंट कौन सा था, पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया विराट कोहली और शास्त्री की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों डिस्कस करने में। क्योंकि हर पहलू के, मतलब हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। हमेशा सिर्फ अच्छाई नहीं देखनी चाहिए, हमेशा सिर्फ बुराई नहीं देखनी चाहिए। तो उस हमारे प्रॉब्ली सबसे सक्सेसफुल टेस्ट एरा की अच्छाइयाँ क्या थी, बुराइयाँ क्या थी, वो हमें संजय सर ने बहुत डिटेल में बताया। आई थिंक मेरा सबसे मजेदार डिस्कशन था जब हमने धोनी के T20 वर्ल्ड कप्स के रिकॉर्ड की बात करी। एंड क्या हम लोग 2007 के बाद और वर्ल्ड कप्स जीत सकते थे, वो क्यों नहीं जीत पाए, उसके पीछे के क्या टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं, वो काफ़ी क्रूशल है इंडिया के कल्चर से रिलेटेड होने में। आई थिंक वो एक काफ़ी इंसाइटफुल डिस्कशन पॉइंट था। बाकी आई एम श्योर आपको भी कोई ना कोई पॉइंट जो पसंद आया होगा, प्लीज़ उसको कमेंट से मेंशन करिएगा और बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में।